नमस्कार, सीएनबी से आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। भारतीय बाजारों में कल की भारी बिकवाली के बाद आज एक पुल बैक ट्रेड। निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स में हम देख रहे हैं अच्छी खासी खरीदारी, लेकिन मिड कैप में रिकवरी के बावजूद बैंक निफ्टी को कोई सहारा नहीं। बैंक निफ्टी में आज निजी बैंकों में हम देख रहे हैं अंडर परफॉर्मेंस। तो क्या होगी आज एक्सपायरी के दिन क्लोजिंग की रणनीति, उस पर करेंगे डिटेल में बातचीत, लेकिन पहले हेडलाइंस। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में मजबूती, 125 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी 22,100 के पार निकला, लेकिन निफ्टी बैंक ऊपरी लेवल से 300 पॉइंट नीचे। मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा जोश, दोनों इंडाइसेस 3 से 4% की दिखा रहे हैं रिकवरी। पटरी पे फिर लौटे रेलवे शेयर, आईआरएफसी रेलटेल आरबीएल में करीब 10 से 12% की मजबूती। सरकारी बैंकों में भी आज अच्छी रिकवरी। कल जोरदार टूटे हुए अदानी ग्रुप शेयरों में भी लौटी खरीदारी। अक्रॉस द बोर्ड करीब 10% तक का दिखा उछाल। अदानी एंटरप्राइजेस 6% ऊपर। चीन के कॉपर प्रोडक्शन घटाने के ऐलान से हिंदुस्तान कॉपर में जोश, 10% ऊपर। नाल्को हिंडाल्को सेल वेदांता में भी करीब 2 से 3% का उछाल। और न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल के पहले राउंड में एनडीए को 242 में से 174 सीटें मिलने के आसार। यूपी बिहार में बम्पर जीत का अनुमान, वहीं इंडिया गठबंधन को 61 सीटें मिलने की संभावना। आज बची हुई 276 सीटों का आएगा सर्वे। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य इसमें शामिल। एक देश एक चुनाव को लेकर बनी उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी। संविधान संशोधन कर लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश। और सीएए से किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेगी मोदी सरकार। एएनआई को दिए इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, दृष्टिकोण की राजनीति कर रहा है विपक्ष, कभी वापस नहीं लिया जाएगा सीएए कानून। हमारी बुलिश कॉल सही होती है ना, तो हमें खुशी होती है, लेकिन जब ये वाली कॉल सही होती है तो थोड़ा सा दुख होता है। क्यों? क्योंकि कल मैंने किया था एक इंस्टा लाइव, करीब 4-5 हज़ार लोग जुड़े मेरे साथ और सबका दर्द झलक रहा था। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मुझे उस दर्द का एहसास है। मेरा ये मानना है कि इंडेक्स लेवल पर आज या कल में बॉटम हो सकता है और हो सकता है मार्केट आपको एक बार के लिए शॉर्ट कवरिंग रैलिंग भी दे दे। बहुत ही दिक्कतों वाली स्क्रीन के बाद आज तो एक रिस्पाइट है, हरा हरा हर तरफ नजर आ रहा है और निफ्टी बढ़िया दमखम के साथ, गस्टों के साथ मूव कर रहा है। शुरुआत 80 पॉइंट दबाव के साथ हुई। काफ़ी प्राइस डैमेज हो चुका है। हमने एक जो 2 महीने पहले एक क्या व्यू लिया था कि कुछ स्टॉक्स यहाँ से आपको 40 से 60% भी गिर सकते हैं। वो व्यू प्ले आउट हो चुका है, 40% गिर चुके हैं वाकई में कुछ स्टॉक। हो सकता है और 40 का 45, 50, 55 हो जाए, ये पॉसिबल है। लेकिन जैसा मैं कह रहा था, अच्छे स्टॉक्स में एग्जैक्ट बॉटम आप कभी टाइम नहीं कर पाएंगे। अगले 15 दिन में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगले 15 दिन में एक लिस्ट बनाइए उन कंपनियों की जिनके पिछले क्वार्टर के नंबर्स बहुत शानदार थे और जिन्होंने कमेंट्री बहुत शानदार दी। तो अब तक का हाल आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। 22,101 के आसपास निफ्टी ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक ऊपरी लेवल से लड़खड़ाया जरूर है, लेकिन एक पुल बैक ट्रेड देखने को मिला है। वीरू, गुड आफ्टरनून। अनुज आज हमारे साथ फोन पर जुड़ रहे हैं। अनुज, गुड आफ्टरनून। एक पुल बैक जरूर देखने को मिला है, लेकिन सवाल बहुत साधारण, इस पुल बैक पर भरोसा करना है या नहीं? क्योंकि 22,200 को छूने के बाद फिर लड़खड़ाया। अब 22,100 के आसपास निफ्टी ट्रेड करता हुआ और निफ्टी बैंक अपने गेन्स को होल्ड नहीं कर पा रहा है। देखिए, मार्केट में बहुत क्लियर है कि थोड़ा सा आपको अभी केयरफुल रहना है। ये नहीं कहना है कि बस टूट जाए बाजार में और अपना सारा पैसा लगा दे एक साथ। वॉलेटाइल रहेगा मार्केट अगले कुछ देर तक, और खासतौर से मिड कैप से स्मॉल कैप। लेकिन एक चीज मैं कहूँगा, जो इंडेक्स पे मैंने प्राइस डैमेज था, मतलब कि अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग हो रही थी, क्योंकि आप कोई भी स्टॉक उठा के देखिए वो पिटाई हो रही थी। कल फॉर एग्जाम्पल इवन भारतीय और
टाटा मोटर्स में भी उस सेलिंग हो गई थी, वो वाला दौर जो है वो अब थोड़ा सा खत्म हो चुका है। और यहाँ से मुझे लग रहा है कि अच्छी क्वालिटी के सॉरी, मैं stocks आपको रोक रही हूँ क्योंकि आपकी आवाज ना बहुत ही धीमी आ रही है, तो आपसे एक बार रिकनेक्ट करेंगे क्योंकि आपकी आवाज पहुंच ही नहीं पा रही हम तक का। इस बीच बाजार की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर रख देते हैं जो हम मेंशन भी कर रहे हैं। डे लो आप ध्यान रखिएगा 21,917 था, वहां से हम करीब 22,204 के लेवल्स पर आए। जैसे अनुज जुड़े प्लीज मुझे बताइएगा डायरेक्टर साहब। और उस पीक से फिर तभी भी करीब 100 पॉइंट हल्का हुआ है मार्केट। तो ऐसा है कि साफ 22,200 के आसपास थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। निफ्टी बैंक की दोपहर ज्यादा बेहतर थी। अब हम जब क्लोजिंग आवर की तरफ जा रहे हैं, ऊपरी लेवल से कुछ कुछ मुनाफा वसूली के अंश देखने को मिले। ध्यान रखिएगा ये 47,231 तक पहुंचा था और उसके बाद एक स्लाइड नजर आया। इस समय अब 100 पॉइंट का नुकसान। लेकिन मिड कैप इंडेक्स जहां पर कल 2000 पॉइंट की सेल ऑफ देखने को मिले थे, मामूली सा आप कह सकते हैं पुल बैक है। 600 पॉइंट ऑफ कोर्स काफी कवर करना होगा। कोशिश कर लेते हैं एक बार फिर अनुज को जोड़ने की। अनुज बताइए अप्रोच क्या रहेगी? बिल्कुल अजय, जैसा मैं कह रहा था कि अभी आपको कुछ टाइम के लिए मार्केट में दोनों साइड की ट्रेड्स के लिए ओपन रहना होगा। और एक जो एक तरफा प्राइस डैमेज था मुझे लग रहा है उसका कहीं ना कहीं एब्सोल्यूट प्राइस लेवल पर आज या कल में एक रोक लगेगी। जैसा हम डिस्कस भी कर रहे थे, रीजन कल वो स्ट्रेस टेस्ट के भी रिजल्ट आ जाएंगे, एडवांस टैक्स से रिलेटेड जो भी सेलिंग थी वो भी खत्म हो जाएगी, ओपिनियन पोल भी आउट ऑफ द वे होगा और मार्केट काफी लाइट हो चुका है। और ये ध्यान रखिए कि ये करेक्शन है, ये एक बेयर मार्केट नहीं है, ठीक है। तो एक जो एकदम वर्स्ट ऑफ द प्राइस डैमेज था वो शायद खत्म होगा और उसके बाद शायद मार्केट यहाँ से आगे मूव ऑन करने के लिए तैयारी करे, ये पॉसिबल है। लेकिन थोड़ा सा आपको केयरफुल ही रहना होगा मार्केट में, खासतौर से स्मॉल कैप्स में। और स्मॉल कैप में भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो स्टॉक्स आप ले रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी हो, ऐसे ही कोई भी स्टॉक ना उठा लें। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। अनुज शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो बेसिकली संभल कर चलना है, ऐसा नहीं है कि अगर ये मूव आएगा तो सिर्फ एक तरफा तेजी का ही ट्रेड आपको मिले। आपको दोनों तेजी और मंदी के ट्रेड्स के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आपकी इच्छा है गिरावट के बाद मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में पैसे लगाने की, खासतौर से स्मॉल कैप कंपनियां, वहां पर आपको ज्यादा संभल कर और अच्छी रिसर्च करके क्वालिटी स्टॉक्स ही लेने हैं। कुछ भी लेंगे और वो चल जाएगा, इसकी गारंटी है मार्केट नहीं देने वाला। अब मार्केट थोड़ा सा कॉशियस हो रहा है और आपको भी कॉशन के साथ ही ट्रेड करना है। चलिए, ये तो बात हुई अब तक की पूरे सेटअप की। वीरू को भी जोड़ लेते हैं। वीरू, आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून हर्षदा। और आई थिंक मैं अनुज से बात करना चाह रहा था कि ये पुल बैक, अनुज जुड़ गया मेरे ख्याल से। अनुज, अगर यहाँ से पुल बैक आना है, लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी, क्योंकि बैंक अभी नहीं जुड़े मेरे ख्याल से। एक काम करते हैं, उस पॉकेट पे ध्यान देते हैं जहाँ पे पुल बैक आया। आज सुबह अनुज में बात कर रहे थे कि पुल बैक कौन जनरेट कर रहा है, और आप लेके आइए निफ्टी आईटी। मैं कुछ स्टॉक्स रखूँगा जो कि फिर भी अगर आप कंपेयर करें इस डैमेज से जो निफ्टी बैंक में है उसकी तुलना में, फिर भी ठीक है। निफ्टी आईटी सुबह सुबह हमारी बात हुई थी कि पुल बैक यहीं पे आएगा, और इसने सुबह सुबह एक ट्रेजेक्ट्री को पार किया था। उसके बाद क्या देखिए, अब डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में अभी भी निफ्टी आईटी ट्रेड कर रहा है। लेके आइए एक एक करके स्टॉक्स जहाँ पे थोड़ा सा आईटी में कन्विक्शन है। पहले लेके आइएगा आप एम्फेसिस में, करीब 4% ऊपर, अभी भी डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में, और इसमें एक ऑलमोस्ट कैंडल रिवर्सल था 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की रेंज से। कल प्राइस डैमेज हुआ था, कल डे लो पे बंद हुआ, और अब हम डे हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। फिर आप लेके आइए आपकी स्क्रीन पे एक बार के लिए यहाँ पे HCL टेक्नोलॉजीज। जब लार्ज कैप आईटी में पुल बैक आता है तो सबसे स्ट्रॉन्ग पुल बैक यहीं पे आता है, और करीब करीब 1664 पे ये स्टॉक अभी भी अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री पे है। और मेरी बात करते करते एम्फेसिस और HCL टेक्नोलॉजीज, ये दोनों इस वक्त डे हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। और हर्षदा, मैं तीसरा स्टॉक रखना चाहूँगा, दैट्स आई थिंक सिप्ला करीब 1488 पर अभी भी डे हाई के क्लस्टर पर ट्रेड कर रहा है। मैंने तीनों स्टॉक्स का जिक्र हर्षदा जो किया इस वक्त, वो थे डिफेंसिव्स, और थोड़ा सा इन्हीं पे कन्विक्शन है रादर देन एग्रेसिव सेक्टर्स के। हर्षदा,
ओके तो ये फिलहाल वीरू ने कुछ स्टॉक्स आपके सामने रखे, लेकिन आपके लिए कुछ स्टॉक्स ऐसे पेश करते हैं। अच्छा, बाय द वे 137 अंक नीचे आ चुका है इस समय निफ्टी बैंक, तो वहां पर प्रेशर फिर से माउंट होता दिखाई दे रहा है। ट्रेंडिंग काउंटर्स, क्योंकि एक पुल बैक है तो पुल बैक ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। अदानी ग्रुप शेयरों में कल अच्छी खासी धुलाई हुई थी, वहां पर पुल बैक सब्सटैंशियल है, 6% ऊपर एंटरप्राइजेस। दूसरे पॉकेट्स में भी तेजी है, हीरो मोटो, हिंडाल्को, इन्फोसिस जैसे काउंटर्स में हम देख रहे हैं खरीदारी। दूसरी तरफ हिंदुस्तान कॉपर में 9.5% का इजाफा, बेस मेटल कंपनियां तेजी में है, स्टील कंपनियों का हाल अभी भी खराब है। इप्का लैब्स, बिरला सॉफ्ट, ये दूसरे ट्रेड्स हैं जो तेजी में आते हुए दिखाई दिए हैं। स्टील जैसे मैं मेंशन कर रही थी, जेएसडब्ल्यू स्टील के साथ टाटा स्टील भी नेगेटिव साइड पर है। आज एक्सिस का साथ नहीं है, बजाज फाइनेंस भी 1% नीचे, और एनटीपीसी में वो सेल साइड की पोजीशंस अभी भी कायम हैं। आप गोदरेज प्रॉपर्टीज देखिए, कोफोर्ज देखिए, एनएमडीसी और श्रीराम फाइनेंस, ये वो स्टॉक्स है जहां पर बिकवाली का सिलसिला हावी। एनएमडीसी के लिए तो नेगेटिव यही है कि पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से हमने देखा है आयरन ओर की प्राइसेस करेक्ट हो रही हैं ग्लोबली और स्पेशली एशिया में, और उसका इम्पैक्ट इनके बिजनेस पर भी पड़ सकता है सेंटिमेंट के तौर पर। ये है फिलहाल अब तक की सिचुएशन बाजार की। 22,100 को फिलहाल हमने होल्ड नहीं किया है, उसके नीचे हम हल्के से खिसके हैं। अब आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस सब पर बात करेंगे। आज जेएम फाइनेंशियल के आशीष चतुर्मोता हमारे साथ एक टेक्नो फंडा कॉल के लिए। इसके अलावा हमारे टेक्निकल पैनल में प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, प्रशांत सावंत, शिल्पा राउत, रुचित जैन और सुदीप शाह हैं। 2:15 पर हॉर्मस फटकिया हमारे साथ जुड़ेंगे, जो आपको बताएंगे मिड और स्मॉल कैप्स पर अब जेफरीज की क्या रिपोर्ट कह रही है। 2:30 बजे केमिकल सेक्टर में क्या चल रहा है, इस पर एक चेक लेंगे इस सेक्टर के एक्सपर्ट अजय जोशी से। फिर 2:50 के आसपास मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ आज मार्केट एक्सपर्ट आनंद टंडन जुड़ने वाले हैं। 3 बजे ऑफ कोर्स डीलिंग रूम का जायजा, एसटीबीटी ट्रेड्स, और फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन जैसे आपको याद होगा, अनुज ने एक चीज मेंशन की, जो ओपिनियन पोल आधा आया है आधा बाकी है, वो भी एक चीज है जो दरअसल मार्केट फैक्टर इन करेगा। वो एक चीज है जो कल सुबह में देखी जाएगी, क्योंकि बाकी राज्यों और बड़े राज्यों के आज ओपिनियन पोल का जो नंबर्स आएंगे वो भी हम पेश करेंगे आपके सामने, और उस पर मार्केट रिएक्ट करेगा। तो अब तक क्या आया है और क्या आने वाला है, वो सब नीरज बाजपेयी से जानेंगे 3:15 बजे मार्केट से ठीक पहले, ताकि आप भी मेंटली तैयारी कर लें इस पर्टिकुलर डेटा पॉइंट की। चलिए, तो आपने हर्षता से क्रम समझा इस कार्यक्रम का, और थोड़ा सा निफ्टी का मूड बिगड़ता हुआ, और बैंक निफ्टी एक बार यहाँ स्क्रीन पे लेके आइएगा। आज सुबह ज़रा प्लीज़ इंट्राडे चार्ट लेके आइएगा। 46,974 दैट मीन्स सुबह सुबह हमने जो लो लगाया था वो था 46,610 550 का, और वो क्रिटिकल था। और प्लीज़ निफ्टी बैंक का चार्ट लेके आइएगा। ये देखिए, तो हम 50 डेमा की ट्रेजेक्ट्री को फिर एक बार स्ट्राइक करने की कोशिश करते हुए। शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून। आपका पहला कन्विक्शन आइडिया क्या होगा मैम? क्या चीज़ कर रही हैं आप, शॉर्ट लॉन्ग? की तरफ ही रहेगा। मुझे यहाँ पे HDFC लाइफ अच्छा लग रहा है। HDFC लाइफ में थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग भी है, और ये अगेन 600 के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है वेरी डिसाइसिवली। तो मुझे लगता है अबाउट टाइम में 650 तक डेफिनेटली एक ट्राई लेगा। तो 600 के स्टॉप लॉस से 650 के लिए आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। इसको प्रभुदास लीलाधर में आज हमने इसको 650 कॉल ऑप्शन रफली 4 रुपीज़ 80 पैसा 5 रुपीज़ के बीच में इसको दिया है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 2। तो आप इसको भी पार्टिसिपेट में कर सकते हैं। सेम स्टॉप लॉस 2 रुपये का, टारगेट 11 से लेके 14 तक का एक्सपेक्टेड है। ओके, HDFC लाइफ मार्च 650 की कॉल भी ले सकते हैं आप ओपन इंटरेस्ट, जहाँ पे आज एक सिग्निफिकेंटली अप भी हुआ है 440 पे ट्रेड करते हुए। मानस, आपका ट्रेड इस वक्त का? वीरेंद्र जी, देखिए गोदरेज प्रॉपर्टीज में बिकवाली करने की राय रहेगी। स्टॉक पहले से ही वीक है, लोअर टॉप फ्लोर बॉटम बन रहा है। कल 50 डेमिंग एवरेज से नीचे गया था, आज अभी 100 डेमिंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। पैटर्न नेगेटिव है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 100 डेमिंग एवरेज को भी ब्रीच करेगा स्टॉक। तो करंट लेवल्स पे गोदरेज प्रॉपर्टीज में बिकवाली करने की राय रहेगी। 2191 के स्टॉप लॉस से आप बिकवाली कर सकते हैं, और अब जो टारगेट होंगे वो करीब करीब 2000 के होंगे। तो 2000 के टारगेट के लिए गोदरेज प्रॉपर्टीज में बिकवाली करनी है। ऑप्शन में आप 2100 वाला पुट ऑप्शन जो 50 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए। 29 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए और 90 रुपए के टारगेट सेट करिए। कह रहे हैं कि गोदरेज प्रॉपर्टीज जो आज वीक है, वहां पर शॉर्ट का ट्रेड अभी भी लिया जा सकता है। शिल्पा, आफ्टरनून, आपका ट्रेड? Actually, I just gave buy Sorry, HDFC. I wanted to go to Ruchit. Ruchit, afternoon, आपका ट्रेड?
वेरी गुड आफ्टरनून अर्षदा जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। शॉर्ट साइड का ट्रेड रहेगा मनप्पुरम फाइनेंस में। सो कल परसों जो लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशन में हमने फॉल देखा उसमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स अभी स्टॉक के बीच हुए। आज भी जो पुल बैक मूव मार्केट के साथ साथ आया है 3-3.5% ऊपर है, लेकिन आप वॉल्यूम्स देखेंगे तो कोई अच्छे हायर वॉल्यूम्स या प्राइस अप मूव के साथ में नहीं है। सो आई थिंक जस्ट ये वीकनेस आगे भी कंटिन्यू हो सकती है, तो करंट लेवल्स पे शॉर्ट पोजीशंस बनाने की सलाह रहेगी। 174 के ऊपर का स्टॉप लॉस रखे, 145 के अराउंड के नियर टर्म टारगेट्स के लिए। मनप्पुरम में एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली तेजी की बन रही है। आई थिंक इनके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी और बेहतर बनेगी, क्योंकि सरकारी बैंकों को वैसे ही हिदायत मिल रही है आरबीआई से कि अपने गोल्ड लोन्स को लेकर थोड़ी सी और कमर कस लें। गावा जी आफ्टरनून, क्या हाल बताइए, ट्रेड क्या लेंगे, तेजी मंदी? तेजी करेंगे। गुड आफ्टरनून टू यू। और जो स्टॉक चुना है मैंने इस वक्त वो है गोदरेज कंज्यूमर। गोदरेज कंज्यूमर 1218 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ से एक अप मूव मिलना चाहिए, क्योंकि 7-8 दिन की डाउन मूव मिला है, उस पर एक बाउंस मिलना चाहिए। स्टॉप होगा 1200 जोन्स का, टारगेट करीब 1250 के ऑन द अपसाइड नजर आते हैं। तो यस, गोदरेज कंज्यूमर पर ध्यान देना चाहिए। ओके, गोदरेज कंज्यूमर आपकी कॉल 1218 पे। सुदीप गुड आफ्टरनून, आपकी कॉल क्या रहेगी इस वक्त की? गुड आफ्टरनून विनू जी मेरी कॉल रहेगी HCL टेक पे। हमने देखा है सुबह से IT स्टॉक्स निफ्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, और HCL टेक को यदि देखें तो जो हिसाब से एक अप ट्रेंडिंग चार्ट पिछले काफी महीनों से हमने देखा है, और उसके बाद पिछले 7-8 दिन से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। और मार्केट में जब जहां पे हमने गिरावट देखी, यहाँ पे हमने देखा कि ये स्टॉक 1600-1620 के लेवल के आसपास से एक बेस बना के वापस से आज हमने अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखा है, और पिछले 8 दिन के हाईएस्ट लेवल पे अब स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पे HCL टेक को बाय किया जा सकता है 1635 के स्टॉप लॉस से 1710 के टारगेट के लिए। ओके, HCL टेक्नोलॉजीज, अगर बाजार में कहीं थोड़ा बहुत भी कन्विक्शन है तो दैट्स IT और सिर्फ IT। आशीष चतुर्मोदा हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त जेम फाइनेंशियल से। आशीष गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आशीष, वाकई इस बाजार में अभी डिसाइसिव कुछ नहीं है अभी। आपके किसी भी, अगर आप देखें मीडियम या लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्टिव के ट्रेड पर भी आपको, या फिर इन्वेस्टमेंट को भी आपको एक रूम देना पड़ेगा एरर के लिए, कुछ ना कुछ। आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं, और क्या अभी ये कहना कि मिड कैप स्मॉल कैप में स्टेबिलिटी आ गई है, ये सही होगा या जल्दबाजी है, और आपका कन्विक्शन कॉल इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरू, गुड आफ्टरनून हर्षदा। तो देखिए, हाँ, हमने कल भी आपके शो में चर्चा की थी कि थोड़ा सा कैपिटल प्रोटेक्शन पर आप ध्यान देना चाहिए, और कैपिटल प्रोटेक्शन का मीनिंग ये है कि आपको कहीं ना कहीं हाई क्वालिटी लार्ज कैप कंपनीज की तरफ जाना पड़ेगा, या हो सकता है डिफेंसिव जैसे कि IT, फार्मा, इनके अंदर में कहीं ना कहीं एक सेफ्टी हमें देखने को नजर आएगी। और कल एक बड़ी गिरावट थी, तो उसके बाद एक पुल बैक बहुत ही स्वाभाविक सा चीज है जो आती है, पर फिर भी अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा कि ये पूरी तरह से रिवर्स हो गया है। ऑब्वियसली देखिए, मार्केट की जो लिक्विडिटी है या जिस तरह के सिप फ्लोज हैं, उसको देखिए कंफर्ट तो आती है, और जिस तरह से GDP का हमने देखे फोरकास्ट आज फिर बढ़ गया, GST कलेक्शंस अच्छे आने वाले, तो कहीं ना कहीं नीचे में हमें ऐसा जरूर लगता है कि बाय ऑन डिप का मार्केट रहेगा। बट क्योंकि वोलेटिलिटी अब बढ़ चुकी है, मुझे लगता है थोड़ा डिफेंसिव की तरफ बढ़ना या पोजीशन लेना ठीक रहेगा, और वहां पर लार्ज कैप मुझे काफी अट्रैक्टिव नजर आते हैं। तो कल भी हमने चर्चा की थी HDFC, मारुति, रिलायंस, IT स्टॉक्स, इनके अंदर में पोजीशन अब थोड़ा थोड़ा बिल्ड करना शुरू करना चाहिए, वहां आपको काफी रिलेटिव सेफ्टी नजर आएगी। जहां तक के टॉपिक का सवाल है, तो आज हम जो स्टॉक रिकमेंड करें, हम जो बात करने जा रहे हैं वो है मारुति के अंदर। तो मारुति हमें काफी पसंद है, और डिस्क्लोजर है कि स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो के अंदर है, काफी समय से हम इसकी चर्चा कर रहे हैं और हमें काफी पसंद आता है। पहले तो मैं टेक्निकल लेवल्स की बात करूं तो मुझे लगता है कि एक तो ये स्टॉक करीब करीब 6 साल के लंबे कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट इसने दिया, और बहुत ही अच्छी तरह से अब कंसोलिडेट कर रहा है उस ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट के बाद। अब मेरा मानना है कि 11,200-300 पे स्टॉक ने एक अच्छा बेस शॉर्ट टू मीडियम टर्म में बना चुका है, और ये बेस अगर से स्टॉक मेंटेन रखता है तो इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म 12,500 तक की एक मूव हमें देखने को नजर आ सकता है मारुति के अंदर। और थोड़ा लंबी अवधि का व्यू ले 6 से 9 महीना, तो मैं समझता हूं 14,000 के भी लेवल मारुति के अंदर में क्रॉस होते हुए नजर आएंगे। नंबर्स की बात करूं तो हमारा मानना है कि ये कंपनी करीब 520 रुपए का EPS आने वाले समय में देगा, और इसको अगर से आप एक रीजनेबल मल्टीपल दे, जो इसके ट्रेलिंग PE को आप देखें या फॉरवर्ड PE को देखें, तो 22-23 के PE मल्टीपल पे एक अच्छी खासी अपसाइड मारुति के अंदर देखने को नजर आएगी। मारुति एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड प्लेयर, आप देखेंगे CNG के अंदर में मारुति ने 2019 में 1 लाख गाड़ियां बेची थी, और अब
वही सीएनजी के अंदर में करीब 5 लाख गाड़ियां मारुति बेच रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट लीडरशिप सीएनजी के अंदर, हाइब्रिड के अंदर मारुति ले रहा है। तो हमें लगता है कि एक बहुत ही वेल डाइवर्सिफाइड प्ले है पूरे ऑटो सेगमेंट के अंदर में। और ईवी के अंदर में आप देख रहे हैं जो ग्लोबल कमेंट्री आ रही है वो थोड़ी सी एक स्लो डाउन की एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अभी ईवी का सही तरह से स्टेब्लिश नहीं हुआ है। तो उसका भी एक बड़ा बेनिफिट मारुति जैसी कंपनी को मिलेगा जो डाइवर्सिफाइड है सभी सेगमेंट्स के अंदर में। तो इस वजह से हमें लगता है कि वैल्यूएशन की कंफर्ट, टेक्निकल कंफर्ट और जिस तरह से ईवी के अलावा दूसरे सेक्टर्स में है, उसका एक बड़ा एडवांटेज मारुति के स्टॉक के अंदर में देखने को नजर आ सकता है। बिल्कुल मारुति हर्षदा, एक बात अच्छी है, आई मीन मारुति ने सबसे लेट एंट्री करी इस सेगमेंट में, मतलब हाइब्रिड और ईवी में। मेरे ख्याल से ईवी तो उनका पोर्टफोलियो है भी नहीं, वो हाइब्रिड भी है, आई मीन ग्रैंड विटारा। अब मेरे ख्याल से मारुति ज़्यादा अच्छी सिचुएशन में है। हर्षदा, आप तो इस स्पेस को जानती हैं अच्छी तरीके से। ये फुली आई थिंक ईवी में नहीं गए, ये हाइब्रिड में आए। और जिस प्रकार के स्टैट्स, जिस प्रकार की कमेंट्री, ग्लोबल कमेंट्री अब ईवी के लिए आ रही है, मेरे ख्याल से मारुति के लिए फेवरेबल है ये, है ना? चॉइस अगर उनकी सेल्स बनी रही और बढ़ती रही तो फेवरेबल है वीरू। बट विदाउट टेकिंग एनी साइड्स, जो टाटा मोटर्स का डेटा आ रहा है अभी भी वो ईवी साइड पर एक बड़ा प्लेयर है। वो कब वो ग्लोबल चिंताएं हम पर हावी होंगी वो देखना होगा, लेकिन आइदर वेज टू ईच हिज ओन। और स्टॉक जब तक आपको अच्छी कमाई करके दे रहा है, चाहे वो आइस पे चले, ईवी पे चले या हाइब्रिड पर चले, कुछ फर्क पड़ता नहीं है। मैं हर्षदा आपको बताऊँ, झूठ नहीं बोलूँगा, मैं शायद आपको ख़राब लगे सुन के या किसी को भी सुन के ख़राब लगे, मैंने इस महीने पहली बार एक ईवी की यात्रा करी, नहीं बना कन्विक्शन। मतलब दिल्ली के अंदर मुझे जाने और आने में, और कहीं से मैं लेट हो गया और एक कट भूल गया, घर पहुंचने में इतना डर लग रहा था कि पूछिए मत, मेरा कन्विक्शन नहीं बन पाया ईवी पे। तो हाइब्रिड ज़्यादा अच्छा है मेरे ख्याल से। तो खैर इस बात को कभी दोबारा करेंगे, पता नहीं आप कैसे लें इसको, लेकिन नहीं, बट वीरू एक ट्रिप पे आप डिसाइड नहीं कर सकते हो ना कि एक ट्रिप पे शायद आपके पास पूरा चार्ज नहीं था। आई डोंट थिंक इट्स फेयर। वो सिटी की ट्रिप थी। आप सोच लीजिए अगर मैं बाहर जाऊं 200 किलोमीटर यहाँ से गाड़ी बाहर लेके जाके, तब क्या हाल होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ। अब मैं इनफैक्ट आप यकीन नहीं मानेंगे, अभी हम लंच में इसी पे बात कर रहे थे। खैर इस पर आएंगे, कभी दोबारा बात करेंगे, लेकिन अभी मारुति की बात हो रही थी, आशीष की। एक दो स्टॉक्स को और मार्क कर लेते हैं यहाँ पर जहाँ पे अच्छा मूव बन रहा है। आज मेटल्स में कुछ पॉकेट्स में अच्छा मूव था, नाल्को, और साथ ही साथ एक बार लेके आइए आप हिंदुस्तान कॉपर। आई थिंक हिंदुस्तान कॉपर में मूव आज काफ़ी सॉलिड था, स्ट्रॉन्ग था। उसके बाद करीब 10% का इजाफा यहाँ पे आया। फिर आप लेके आइए मिड कैप आईटी में बिरला सॉफ्ट, यहाँ पे अच्छा खासा मूव रहा। फिर आप लेके एक बार आइए ग्लेनमार्क, आज फार्मा स्पेस में अच्छा मूव देता हुआ। मैं आई थिंक इसको स्कैन इसलिए कर रहा था कि मैं एक लीडर मार्क कर सकूँ यहाँ पर। एक बार शिल्पा जी जरा ग्लेनमार्क को देखिएगा, कल लास्ट ग्राउंड जो था वो रीगेन किया इसने 934 पे। आपका व्यू ग्लेनमार्क को लेकर क्या बन रहा है इस वक्त? जी एक्चुअली वीरेंद्र जी, मुझे बिफोर येस्टरडे मुझे ग्लेनमार्क बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग लगा था। कल का फॉल वाज लिटिल डिफिकल्ट, बट आज वापस जिस तरह से ये आया है, मुझे लगता है अगर आप ऑप्शन चेन भी देखेंगे बहुत अग्रेसिवली कॉल अनवाइंडिंग है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि टूवर्ड्स 1000 ये स्टॉक को डेफिनेटली अप्रोच करना चाहिए। सपोर्ट यहाँ पे अच्छा खासा 900 जोन्स पे है, तो जब तक ये 900 अगेन होल्ड करता है, मुझे लगता है ये ग्रेजुअली टूवर्ड्स 1000 आपको एक पोजिशनल ट्रेड के लिए आप इसको कैरी कर सकते हैं। एक ट्रेड क्लियरली बनता हुआ दिखाई दे रहा है ग्लेनमार्क इस समय, लेकिन फोकस सबसे ज्यादा बाजार में इसी बात पर है कि मिड कैप्स का क्या हाल होगा, ये चलेंगे, थमेंगे या फिर और टूटेंगे। दरअसल कल की बिकवाली और कल से पहले भी हमने देखा है, जब भी भारी गिरावट आई है मिड कैप्स की हालत पतली होती दिखाई दी है। अब इस करेक्शन को मार्केट एग्जैक्टली पढ़ कैसे रहा है? क्या यहाँ पर अब मिड कैप स्मॉल कैप्स के बुरे दौर शुरू होते हुए दिखाई देंगे या नहीं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है और इसी को लेकर सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता दिखाई देता है। और स्ट्रेस टेस्ट तो ऑफ कोर्स वो म्यूचुअल फंड्स का होगा और उसका कल डेटा आ जाएगा, लेकिन जेफरीज भी दरअसल इस पूरे मामले पर और मार्केट पर नजरें बनाए हुए हैं और उनका क्या कहना है। हॉर्मिस हमारे साथ है यही डिटेल समझाने के लिए। हॉर्मिस, सभी की दिल की धड़कनें कल एब्सोल्युटली पैनिक जोन में आ गई थी, बहुत तेज दौड़ रही थी जिस तरह से मिड और स्मॉल कैप्स टूट रहे थे, क्योंकि रिटेल ने वहीं पर पैसा लगाया हुआ है। अब बड़े ब्रोकरेजेस जो बचे हैं स्पेस से, उनकी राय क्या है? ये पैनिक और बढ़ सकता है या फिर इज जस्ट पार्ट एंड पार्सल ऑफ द होल मार्केट गेम?
आपने बुरे दौर की बात कही तो मैं इसका एक संक्षिप्त में आंसर दे देता हूँ, नहीं इज व्हाट द आंसर इज। ये मेरा कहना नहीं है, ये जेफरीज का कहना है, क्योंकि कल की गिरावट के बाद जेफरीज ने ये जो नोट निकाली थी उसमें उनका कहना ये है कि ये जो गिरावट आई है ये इसी तरह की एक नॉर्मल आम गिरावट है और इसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। पर साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि गिरावट और जारी रह सकती है, वो इसलिए क्योंकि जिस तरह के वॉल्यूम्स हमें देखने मिले हैं और जिस तरह के फ्लोज आए हैं मिड और स्मॉल कैप फंड्स में, उसकी वजह से ये गिरावट थोड़ी देर और चल सकती है। मगर ये करेक्शन जो है ये एक अच्छा करेक्शन है, ये हेल्दी करेक्शन है और इसमें चिंता का कोई विषय नहीं है। हालांकि ये जो अब एक जो केपेक्स साइकिल जो चल रही है सरकार की तरफ से और प्राइवेट केपेक्स भी, इसके कारण काफ़ी मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर जेफरीज को लंबी अवधि के लिए अच्छे लग रहे हैं। अब ये एक अच्छा विश्लेषण किया है जेफरीज ने, उसमें उन्होंने ये बताया है कि जब जब मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में गिरावट आती है उससे पहले काफ़ी तेज एक उछाल आता है और कल की गिरावट के बाद मिड कैप इंडेक्स जो है अपनी पीक से 7% और स्मॉल कैप इंडेक्स अपनी पीक से 12% नीचे था। मगर ये गिरावट आने से पहले पिछले 12 महीनों में अप्रैल 2023 से लेकर फरवरी 2024 तक मिड कैप इंडेक्स 64% और स्मॉल कैप इंडेक्स 80% चढ़ चुका था। और इसकी तुलना उन्होंने 2018 से इसलिए की है क्योंकि 2018 में आपको याद होगा कि स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो 45% गिरा था, पर वो इसलिए भी गिरा था क्योंकि उस वक्त एक एनबीएफसीज के साथ समस्या चल रही थी, कैपिटल गेन्स का इंट्रोडक्शन हुआ था, इसकी वजह से बाजार में जो था वो मूड माहौल थोड़ा बिगड़ गया था। मगर इस बार जो है बाजार के फंडामेंटल्स, भारत के मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स जो है वो अच्छे हैं और इसकी वजह से इस गिरावट को संभलने में सहारा मिलेगा। अब फ्लोज की माने तो स्मॉल कैप फंड्स में जेफरीज का कहना है कि जो फ्लोज है वो अब घटते हुए नजर आए हैं, मगर अब भी वो अपने 5 साल की औसत से थोड़े ज्यादा है, और जबकि मिड कैप फंड्स में वो अपने 5 साल की औसत से बिल्कुल उसी स्तर पर चल रहे हैं। और इस गिरावट के बाद जेफरीज ने जिन सेक्टर्स पर अपनी बेट लगाई है उसमें जो सेक्टर्स आए हैं उसमें एक है प्रॉपर्टी डेवलपर्स, जो है वो जो जेफरीज इस पे काफ़ी बुलिश रह चुका है काफ़ी समय से, इंडस्ट्रियल्स है, पावर कंपनीज है और चुनिंदा पीएसयूज है। ये सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिस पे जेफरीज इस गिरावट के बाद अपनी नज़र बनाए हुए हैं। सो जस्ट अनदर डे, एक आम करेक्शन है और चिंता की कोई बात नहीं है। दैट इज द बिगर टेक अवे। वो इनफैक्ट एक बड़ा टेक अवे निवेशकों के लिए, रिटेल निवेशकों के लिए, क्योंकि उन्हीं का पैसा सबसे ज्यादा छोटे और मझौले काउंटर्स में लगा हुआ है। शुक्रिया हॉर्मस इस अपडेट के लिए। यहाँ पर आशीष, आपकी राय क्या रहेगी? आई एम श्योर आपके भी क्लाइंट्स पूछ रहे होंगे क्योंकि पीएमएस में बीटा के लिए अच्छी क्वालिटी के छोटे मझौले काउंटर्स लेना जरूरी होता है, वहां पर बड़े रिटर्न्स भी बनते हैं। इन द रीसेंट पास्ट वो होता देखा गया है। क्या कई सारे कॉल्स आए आप लोगों को कि पूछने के लिए अब क्या हैवीवेट्स की तरफ ज्यादा जायज रहेंगे आप, स्मॉल मिड कैप में स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? आप इस फॉल, इस करेक्शन को कैसे पढ़ रहे हैं? बिल्कुल हर्षदा, और ऑब्वियसली जब इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी आई है तो इससे इन्वेस्टर्स काफ़ी परेशान भी हुए और उनको इसके लिए काफ़ी क्वेश्चंस भी थे। बट एक अच्छी बात यह कि अब जो इन्वेस्टर हम जो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर में जो कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर्स का बना है, जो क्वेश्चंस आते हैं वो टिपिकली ये नहीं है कि हम क्या पूरी तरह से एग्जिट कर ले। क्वेश्चन ये रहते हैं कि क्या स्विच करने की कहीं ज़रूरत है, हमको बहुत ही माइक्रो कैप में है तो उसको थोड़ा बेटर क्वालिटी मिड कैप में चले जाना है, या कई बार तो हमें ये भी क्वेश्चन इस तरह के आ रहे हैं कि क्या आइडियल टाइम है जहां पर पोजीशंस को एवरेज किया जा सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस इंडियन इन्वेस्टर्स का मार्केट के अंदर में बना हुआ है। अब जहां तक कि हमारी पोजीशनिंग का सवाल है तो मैंने शायद थोड़े दिन पहले भी ये चर्चा की थी कि हमने हमारा जो एलोकेशन था ऑलमोस्ट 42% एक समय पे स्मॉल मिड कैप के अंदर हम चले गए थे, उसको हमने धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं 30-32% की रेंज में पिछले 1 महीने में ला दिया था, क्योंकि एक बहुत ही सुपर हाइप्ड मूव हमें देखने को नजर आ रहा था। और उस सिचुएशन को हमने कॉल लिया कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग करके थोड़ा सा लार्ज कैप की तरफ ओरिएंटेशन रखना चाहिए, तो जो हमने किया। और अब हमें लगता है कि हम जो पोजीशन मेंटेन रखना चाहते हैं, एटलीस्ट अभी जब तक हमें क्लैरिटी नहीं है, इसी रेंज में हम अपने स्मॉल मिड कैप के अलोकेशन को रखना चाहते हैं, जो पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देगा और कोई बड़ी गिरावट होती है तो उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि काफी एक अच्छा एलोकेशन हमारा टॉप 200 नेम्स के अंदर में बना हुआ है। तो जो सलाह रहेगी वो यही है कि अगर से आप कहीं भी सिग्निफिकेंटली ओवरवेट है स्मॉल मिड कैप में, तो उसमें जरूर आपको थोड़ी सी अपनी पोजीशन को हल्की कर जैसे मैंने कहा लार्ज कैप में अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में अब पोजीशन बनाने का थोड़ा समय आ चुका है। ओके, इस बीच निफ्टी में जो 30 पॉइंट जुड़े हैं, अभी जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी करीब 22,080 से
थैंक्स टू निफ्टी आईटी, मैं बात कर रहा था ना, मैं इट्स निफ्टी आईटी। आज का अगर आप एक सिंगल कन्विक्शन जोन अगर ढूंढने जाएं बाजार का तो इट्स निफ्टी आईटी। एक और ब्रेकआउट आया है निफ्टी आईटी में, ठीक है, 2:17 पे। और जो मैंने एक स्टॉक रखा था आपके स्क्रीन पे, जरा HCL टेक्नोलॉजीज लेके आइएगा। HCL टेक्नोलॉजीज सिर्फ 2 के लगभग हमने वो कमेंट्री की थी 7 मिनट पे, 1663 का अब 1673 हो गया। और एक रखा था मैंने एम्फेसिस, लेके आइएगा एम्फेसिस। ये मूव सारा का सारा आईटी में है। एम्फेसिस देखिए 2471 हो गया। मानस एक बार TCS को रीड कीजिएगा, क्योंकि ये भी अब अपने इस क्लस्टर से बाहर निकलता हुआ 4201, और मेरे ख्याल से एक इंट्राडे ब्रेकआउट है इसका, 1231 के हाई को इसने क्रॉस किया है। अभी आपका TCS पे व्यू मानस? देखिए आईटी में डेफिनेटली स्ट्रेंथ लग रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और TCS तो पहले से ही स्ट्रांग अप ट्रेंड में है। करेक्शन जरूर देखने को मिला था, लेकिन 20-डे मूविंग एवरेज पे ही स्टॉक ने सपोर्ट लिया। आई थिंक यहाँ पर अभी भी खरीदारी करने के मौके हैं। 4140 के स्टॉप लॉस से आप TCS में खरीदारी कर सकते हैं, और टारगेट 4325 4340 की रेंज में रहेंगे। जी हाँ, ये आ गया। लीजिए अब एक बार इन्फोसिस आपकी स्क्रीन पे। इन्फोसिस भी आ रहा है डे हाई की ट्रेजेक्टरी में। मैं देखिए याद रखिएगा, कोई बड़ी कॉल नहीं, सिर्फ इंट्राडे बेसिस पे कॉल ले रहा हूँ यहाँ पर। इन्फोसिस में एक अच्छा ब्रेकआउट है। इन्फोसिस ने आज अपने 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को एक बार फिर से 16 फेब के बाद पार किया है। शिल्पा जी इस वक्त अच्छा एक बार एक काम कीजिएगा, इंट्राडे क्रॉस चार्ट रखिएगा, इन्फोसिस वर्सेस TCS, ये टेक महिंद्रा का। मैं बेटर आई थिंक ट्रेड्स लोकेट करने की, यस इट्स आई थिंक टेक महिंद्रा इज फार बेटर। अच्छा क्लियर ब्रेकआउट है इसमें। शिल्पा जी आपका व्यू इन्फोसिस वर्सेस टेक महिंद्रा, अगर एक स्विंग को प्ले करना हो तो? जी अगर आप स्विंग को प्ले करेंगे तो डेफिनेटली टेक महिंद्रा आपको 1300 तक का एक स्विंग आपको इमीडिएटली दे देगा। लेकिन अगर आप इन्फोसिस भी देखेंगे तो मुझे लगता है इन्फोसिस में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन चेन है। इट्स सो मच ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉल अनवाइंडिंग है कि मुझे लगता है यहाँ पे 1700 के लेवल्स भी आपको बहुत ईजिली आते हुए मिलेंगे। और क्योंकि आईटी में मोमेंटम है तो माई प्रिफर्ड पिक वुड बी फर्स्ट इन्फोसिस देन टेक महिंद्रा। इन्फी और फिर टेक महिंद्रा, ये प्रेफरेंस के लिहाज से होगा। ऑरोबिंदो फार्मा स्क्रीन पर रखते हैं, और ऑरो फार्मा कह रहा है कि यूएस में जेनरिक दवाओं की कीमतों में स्थिरता देखने को मिल रही है। FY25 में कंपनी सिंगल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ दिखाती हुई नजर आएगी। इनकी सब्सिडरी यूजिया फार्मा से जुड़े US FDA के मुद्दों को सुलझाने की कोशिश है। आपको याद होगा हाल ही में ना क्या डिस्ट्रीब्यूशन अप्रूवल मिला है यूजिया से, वहां पर प्रोडक्शन भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ का अनुमान कंपनी FY25 में लगा रही है। हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ यानी कि 8 से 9% तक की ग्रोथ देखने को मिलेगी। सुदीप आपकी नजरें गई हैं क्या ऑरो फार्मा पर? ये स्टॉक भी एक डिसेंट परफॉर्मर रहा है मार्केट की तेजी में। जी हाँ, अगर हम ऑरो फार्मा पे भी देखें तो ओवरऑल अगर पिछले कुछ दिनों का चार्ट देखें ऑरो फार्मा का, तो एक तरीके से थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है ऑरो फार्मा ने फार्मा इंडेक्स से, बिकॉज ज्यादातर बल्क ऑफ द गेम देखा है कि सन फार्मा सप्लाई यहाँ पे ज्यादा बढ़त देखी गई है। तो एक तरीके से ऑरो फार्मा ने इन सबसे अंडर परफॉर्म किया है। पर इसी के पहले एक बड़ी रैली पिछले पूरे साल हमने देखी थी ऑरो फार्मा, जहाँ पे 450-500 वाला तकरीबन 1150 तक गया था। तो मुझे लग रहा है एक बड़े से मूव के बाद स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन मोड में है। और ओवरऑल यदि हम ये स्टॉक का अगर सपोर्ट भी देखें तो 975 के आसपास का एक मीडियम टर्म अब सपोर्ट बैठ रहा है। मुझे लग रहा है जब तक ये 975 के ऊपर है तब तक ये स्टेडीली एक बुलिश जोन में, और बड़ा ब्रेकआउट अगर हम चाहते हैं कि हमें यहाँ पे ब्रेकआउट कहाँ पे, तो 1030 1035 के ऊपर हमें एक फिर से ये स्टॉक अपने पुराने लास्ट ईयर के अप ट्रेंड में आ जाएगा। तो ओवरऑल 975 का सपोर्ट है, और 1030 के ऊपर मुझे लग रहा है यहाँ पे एक बहुत बढ़िया मोमेंटम पोजिशनली ये स्टॉक के लिए हो जाएगा। 30 के पार निकलना जरूरी है, और 1030 के पार निकले तो शायद एक बुलिश मोमेंटम और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये है फिलहाल ऑरो फार्मा पर एक अपडेट। अच्छा फटाफट से रुचित एक बार देखिएगा HUL का चार्ट, क्योंकि कल से ही हम देख रहे हैं कुछ डिफेंसिव काउंटर्स पर फिर से तेजी आना शुरू हुई। कल ITC का दिन था, एंड राइटली सो, क्योंकि हाथों हाथ उस स्टॉक को लिया गया कल के इस ब्लॉक डील में। आज HUL आउट परफॉर्म कर रहा है, और HUL इनफैक्ट आई थिंक 52 वीक हाईज पर ट्रेड कर रहा है आज के दिन। ये क्या और जोर दिखा सकता है स्टॉक, कुछ मोमेंटम पकड़ेगा? हर्षदा जी, एक पुलबैक मूव रह सकता है स्टॉक में, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों में स्टॉक ऑलरेडी काफी करेक्ट हो चुका है। आप देखें तो 29 दिसंबर को लगभग 2670 के अराउंड स्टॉक ने हाई बनाया था, और वहां से विदाउट एनी मीनिंगफुल पुलबैक मूव ये स्टॉक कंटिन्यूअसली करेक्ट हुआ है। तो मोमेंटम रीडिंग्स ओवरसोल्ड है,
तो दैट्स व्हाई वन पुल बैक मूव नो सडनली स्टॉक में रह सकता है, क्योंकि काफी सारे डिफेंसिव स्टॉक्स में भी ऐसे बाइंग हम देख रहे हैं। और जो रेजिस्टेंस अप मूव में आएगा 2360 2370 के रेंज में रहेगा। सो पॉसिबल है कि 2360 2370 तक का एक शॉर्ट टर्म का अप मूव देखने मिल सकता है। इस बीच जरा वो टेक महिंद्रा लेके आइएगा एक बार। 1282 का 1291 अभी अगर आप देखें स्विंग देके आया डे हाई की ट्रैजेक्टरी में, तो एक वर्टिकल राइज दिया, ये देखिए। अच्छा, अभी आईटी के मूव को हमने कुछ देर तक खेला, कुछ काउंटर्स को पिक किया, टीसीएस को हमने पिक किया, एचसीएल टेक्नोलॉजीज को, टेक महिंद्रा को, इन्फोसिस को। आशीष, कमिंग बैक टू दैट, आई थिंक अगेन दैट डिस्कशन जो मिड कैप स्मॉल कैप को लेकर था, जो प्राइस डैमेज पीएसयूज में हुआ है, उसमें से अगर मैं सिर्फ एक ओएमसीज को छोड़ दूं कुछ रीजंस के चलते, बाकी किस पीएसयू को, चाहे वो बैंकों में हो चाहे दूसरी पीएसयूज हो, आप लोगों ने लोअर लेवल्स में अपने पीएमएस में ऐड किया है अभी? बिल्कुल। तो वीरेंद्र, यहाँ दो जगह पे हमें काफी कंफर्ट है। एक तो है पीएसयू बैंक्स के अंदर में, जहाँ हमें लगता है कि जो सेक्टर है, जो पीएसयू बैंक्स है, वो काफी अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं। 16-17% की लोन ग्रोथ यहाँ कंसिस्टेंटली हमें देखने को नजर आ रही है। नेट एनपीए के नंबर्स बहुत ही कंफर्टेबल है, और साथ ही साथ जो क्रेडिट क्वालिटी है वो भी हमें काफी कंफर्ट दे रही है, और उसके साथ में एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे ये बैंक्स ट्रेड कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि सबसे पहले तो यहाँ ही एक अच्छी कंफर्ट आ रही है। 75 पे इस समय जो पीएसयू बैंक्स चल रहा है, मुझे लगता है कि एक अच्छा एरिया है जहां पर पे एक रीजनेबल सपोर्ट हमें लगता है देखने को नजर आएगा। और जैसे हम पहले भी कह चुके हैं कि ये पीएसयू बैंक्स हमें आने वाले 6 से 9 महीनों में एक अच्छी तरह अपसाइड दिखा सकता है। और मेरा मानना है कि इवेंचुअली आप देखेंगे 3 डिजिट में पीएसयू बैंक भी इसका ईटीएफ जो करीब 75 पे है वो जाता हुआ नजर आएगा। दूसरा स्पेस है हमें लगता है डिफेंस। तो डिफेंस जो पॉकेट है वो, उसमें काफी डेवलपमेंट आप देख रहे हैं। हर दिन कोई ना कोई नया न्यूज फ्लो, ऑर्डर मोमेंटम इनके अंदर में देखने को नजर आता है। तो डिफेंस की जो थीम है, चाहे वो भारत डायनामिक्स हो, एचएएल हो या कोचिन शिपयार्ड जैसी कंपनी हो, ये हमें लगता है कि बहुत ही प्रॉमिसिंग रहेंगे, और इनमें डिप्स में हमें लगता है अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो भारत डायनामिक्स, कोचिन शिपयार्ड और एचएएल, ये 3 हमारी टॉप पिक है पूरे डिफेंस बास्केट में। और जो दोनों थीम हमने बात की पीएसयू बैंक्स और डिफेंस की, ये दोनों ही हम हमारे पोर्टफोलियो के अंदर में होल्ड कर रहे हैं, और हमें काफी पसंद भी है करंट लेवल्स पर भी। हाल इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग ट्रेड क्लियरली बना हुआ है 3% ऊपर, और इनके हाथ अच्छे खासे ऑर्डर्स भी लग रहे हैं। जो ध्रुव इंजन्स का ऑर्डर सीसीएस ने अप्रूवल दिया था, वो फाइनली कंपनी ने कहा वो अप्रूवल मिल गया है, और उसका फायदा आज स्टॉक में साफ देखने को मिला है। थोड़ा सा गियर शिफ्ट करेंगे और केमिकल शेयरों पर नजर डालेंगे, क्योंकि ये एक पॉकेट है जहां पर धीरे धीरे करके पैसा आना शुरू हुआ था, और उसके बाद हम एक थोड़े से करेक्शन की बात कर रहे हैं। लेकिन आज फिर देखें एक पुल बैक है, डिसेंट परफॉर्मेंस है केमिकल कंपनियों का। और केमिकल कंपनियों की स्थिति क्या है, ट्रिगर्स क्या आ रहे हैं, सीधा चाइना से रिलेटेड है। और हम इसका जिक्र इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अजय जोशी जो सेक्टर क्लोजली ट्रैक करते हैं, वो आजकल चीन गए हुए हैं। तो अजय, स्वागत है आपका, एंड थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम आउट। बताइए पहले तो ऑन अ रफ, क्या लग रहा है जो कुछ चाइना में हो रहा है, जिन लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं, इसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स भारतीय केमिकल इंडस्ट्री पर क्या रहेंगे, अच्छे या बुरे? जी आफ्टरनून, नमस्ते और निहाओ चाइना से सभी दर्शकों को, और आप लोगों को भी सबसे पहले तो निहाओ माँ। जी, जो बेसिक ट्रिगर्स आ रहे हैं चाइना से, सो चाहे वो चाइनीज इकोनॉमी हो या फिर केमिकल इंडस्ट्री हो, काफी वीक सिग्नल्स हैं। ओवरऑल इंडस्ट्री में एक कंसोलिडेशन का फेज है, जहां स्मॉल साइज प्लेयर्स काफी ज्यादा बैडली अफेक्ट हो रहे हैं। मिड साइज प्लेयर्स इंटीग्रेट हो रहे हैं, कैपेसिटी जोड़ रहे हैं ताकि उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो सके। जस्ट टू गिव यू सम पॉइंटर्स, मैं बेसिक रॉ मटेरियल से शुरू करता हूं। पिछले 15 दिनों में जब चाइना ओपन हुआ था फरवरी अंत में, नए साल के बाद, उससे लेकर के अभी तक ब्रोमीन के प्राइसेस 15% नीचे जा चुके हैं डोमेस्टिक मार्केट में। फिनॉल के प्राइसेस 5% नीचे जा चुके हैं। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, जो कि सारे फ्लोरोकेमिकल एंड फ्लोरोपॉलीमर का रॉ मटेरियल है, उसके प्राइसेस 7% नीचे हैं। कॉस्टिक सोडा, सोडा ऐश के प्राइसेस 5 से 6% रिस्पेक्टिवली नीचे हैं। सो ओवरऑल अभी जो चाइना में सिचुएशन है, डोमेस्टिक डिमांड अभी भी बहुत ज्यादा वीक है, सरप्लस कैपेसिटीज हैं, फोकस सारी कंपनीज का एक्सपोर्ट मार्केट पे ही है। तो ऐसी स्थिति में एक एक करके लेते हैं, स्पेशली जो आप सोडा ऐश की बात कर रहे थे, क्योंकि और हाल फिलहाल में हमने टाटा केमिकल्स के शेयर में तो दूसरे कारणों की वजह से तेजी देखी है। यहाँ पर फिर क्या आउटलुक उभर कर आएगा?
किस तरह का बिजनेस परफॉर्मेंस इस कंपनी पर जो चाइना में हो रहा है उसका इम्प्लीकेशन रहेगा? देखिए, डोमेस्टिक मार्केट में तो ये कंपनी सेफ प्ले कर सकती है क्योंकि इंडिया में डिमांड रेगुलर आ रही है, मगर फॉरेन मार्केट में इनका मुकाबला चाइना के साथ है और मिडिल ईस्टर्न और यूरोपियन साइड पे टर्की के साथ है। तो सोडा ऐश, कॉस्टिक सोडा, इस तरह के प्रोडक्ट में तो टाटा केमिकल हो या बाकी इंडियन कंपनी हो, उनका एक्सपोर्ट मार्केट अगले 6 से 8 महीने के लिए डाउन ही रहने वाला है। मार्जिन प्रेशर, प्राइस प्रेशर कंटिन्यूअसली बना रहेगा। वॉल्यूम ग्रोथ आ सकती है बिकॉज ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट, मगर एक्सपोर्ट मार्केट में तो बिल्कुल भी फेयर प्ले नहीं मिलेगा इंडियन कंपनीज को विज़-अ-वी चाइनीज कंपनीज। अच्छा, एग्जैक्टली स्पेशली केमिकल्स पे आपका व्यू क्या है? जैसे कि हर्षिता ने बिल्कुल कहा, राइटली पॉइंट आउट कि हम थोड़ा सा सेगमेंट वाइज देखते हैं। स्पेशलिटी केमिकल कंपनियों के लिए ये स्थिति कैसी है और यहाँ पर आपका व्यू क्या है? जी, स्पेशलिटी केमिकल में जो कंपनीज इंडिया में पर्सनल केयर केमिकल, फूड एंड बेवरेज, इन 2 पर्टिकुलर सेगमेंट में हैं, चाहे वो गैलेक्सी हो, रोजारी हो, गोदरेज हो, इस तरह की कंपनियों के लिए काफी अच्छा अभी अपॉर्चुनिटी बन रही है एक्सपोर्ट मार्केट में, बिकॉज विद इन चाइना ऑल्सो इन सम सेगमेंट में स्पेशलिटी केमिकल की प्रोडक्शन कैपेसिटी उतनी ज्यादा नहीं है। ऑन द अदर साइड ये 2 सेगमेंट चाइना में काफी तेज ग्रो कर रहे हैं। सो कंपनीज लाइक रोजारी, गैलेक्सी, इन सब के लिए बहुत अच्छी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी अभी भी बनी हुई है और अगले 3 से 6 महीने में भी बनी रहेगी। ऑन द अदर साइड कंपनीज जो इंटरमीडिएट केमिकल्स में है, इंटरमीडिएट्स फॉर एग्रोकेमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, उनके लिए सिचुएशन अगले 6 महीने के लिए टफ ही बनी रहेगी, बिकॉज चाइना में एंड सेगमेंट से, चाहे वो एग्रोकेमिकल फॉर्मुलेशन हो या फार्मा एपीआईज हो, इन 2 सेगमेंट से डिमांड अभी स्ट्रांग नहीं है, बिकॉज चाइना की डोमेस्टिक डिमांड वीक है और 60 to 70% ऑफ द ग्लोबल स्पेक केम मार्केट का डिमांड सेंटर चाइना है। तो अगर चाइना डाउन है, इसका मतलब है पूरी दुनिया की डिमांड डाउन है। तो एग्रोकेमिकल, फार्मास्यूटिकल सेगमेंट में अभी कोई उम्मीद नहीं है, मगर पर्सनल केयर, फूड एंड बेवरेज, जो कि डायरेक्टली डेरिवेटिव है कंज्यूमर स्पेंडिंग का, उनकी डिमांड काफी अच्छी बनी हुई है। तो ये 2 सेगमेंट है जहां पर हम अच्छा पुल देख रहे हैं अभी। जय, मुझे याद है अच्छी तरीके से गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स पोस्ट कोविड, आई थिंक इसका जो मूव था सबसे शार्प था। मुझे याद है 1100 रुपये का इसका प्राइस हुआ करता था, 36 रुपये का भाव लग गया था इसका, अभी करीब 2347 पे है। हालांकि एक ब्रेकडाउन पॉइंट है, बट स्टिल जैसे कि अजय कह रहे हैं कि स्थिति इनके लिए फिर भी अच्छी है, अलॉन्ग विद रोसारी बायोटेक। ये कमोडिटी केमिकल्स पे आपका व्यू क्या है अजय? क्योंकि पोस्ट कोविड या फिर जब 21 के मिड में सबसे स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी एडिशन यही हुए थे और काफ़ी एक्सपेंशन किए गए थे। अभी इस स्पेस पे आपका व्यू कमोडिटी केमिकल पे? जी, कमोडिटी केमिकल में हमारी जो कंपनी है, चाहे वो दीपक नाइट्राइट हो या लक्ष्मी हो, जीएफएल हो, एसआरएफ हो, अक्रॉस द वैल्यू चेन कमोडिटी केमिकल में सिचुएशन अभी इंप्रूव नहीं हुई है, काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी है स्टिल कमोडिटी केमिकल्स में। जैसा कि मैंने आपको बताया, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के प्राइसेस लगातार गिर रहे हैं और उसकी वजह से फ्लोरोकेमिकल, फ्लोरोपॉलीमर्स, चाहे वो पीटीएफई हो, चाहे वो पीवीडीएफ हो, सारे फ्लोरोपॉलीमर्स के प्राइसेस गिर रहे हैं। ऑन द डिमांड साइड जो मेन सेगमेंट है फ्लोरोकेमिकल, फ्लोरोपॉलीमर का चाइना में, वो है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स एंड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, और दोनों ही सेगमेंट अभी काफी ज्यादा डाउन है बिकॉज ऑफ एक्सेस प्रोडक्शन विद इन द चाइनीज डोमेस्टिक मार्केट। तो कमोडिटी केमिकल्स के लिए तो अच्छे दिन अभी नहीं दिख रहे हैं अगले 3 से 6 महीने में। इवन ऑन द एग्रोकेमिकल साइड एक पॉपुलर मॉलिक्यूल है ग्लूफोसिनेट, इसका ग्लोबल मार्केट है ग्लूफोसिनेट टेक्निकल का 16 किलो टन, अगेंस्ट वेस्ट चाइना में जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है ग्लूफोसिनेट टेक्निकल की वो है 80 केटी, 80 किलो टन कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी अगेंस्ट ग्लोबल डिमांड ऑफ 16 केटी। अब इंडिया में तो यूपीएल है, यूपीएल को इंडियन गवर्नमेंट ने थोड़ा बचा दिया बिकॉज ऑफ मिनिमम इंपोर्ट प्राइस सपोर्ट करके, मगर फॉरेन मार्केट में जो इंडियन एग्रोकेमिकल कंपनीज है वो अपने प्रोडक्ट कैसे बेचेंगी चाइनीज कंपनीज के मुकाबले में, जहां इतनी ज्यादा कैपेसिटीज हैं, क्योंकि यहाँ की कंपनी को भी सर्वाइव करना है, अपना प्लांट चलाना है, तो किसी भी दाम पे, किसी भी क्रेडिट पीरियड पे ये लोग अपना प्रोडक्ट डंप कर रहे हैं। तो कमोडिटी साइड पे तो अगले 3 से 6 महीने और ज्यादा मुश्किल रहने वाले हैं, शायद टफर देन व्हाट वी सॉ लास्ट ईयर। मैं फिर आपसे एक चीज समझना चाहूंगी अजय, कंसिडरिंग पिछले क्वार्टर जब नंबर्स आए थे, कंपनी ने कहा कि थिंग्स विल ओनली गेट बेटर परहैप्स इन Q1 ऑफ FY25 और कुछ ने कहा सेकेंड क्वार्टर। जो आप कमेंट्री अभी दे रहे हैं, क्या स्थिति कुछ और बिगड़ी हुई रह सकती है एक्सटेंडेड टाइम के लिए? क्या हम H2 ज्यादा एक्सपेक्ट करें, बेहतर होगा इन केमिकल कंपनियों के लिए? जी, कमोडिटी केमिकल के लिए जुलाई अगस्त से यस,
थोड़ा सा बेहतर हालात होंगे हमारे, मगर एग्रोकेमिकल में अगेन एक पुशबैक आ गया है। राइट नाउ शंघाई में CAC चाइना एग्रोकेमिकल कॉन्फ्रेंस चल रही है, जो कि मेका ऑफ एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री बोला जाता है। सारी की सारी इंडियन कंपनीज अभी यही हैं, सारे रिप्रेजेंटेटिव यही हैं, और वहां से भी बहुत ज्यादा वीक सिग्नल्स मिल रहे हैं। सो एग्रोकेमिकल का जो हम रिकवरी सोच रहे थे जुलाई अगस्त से H2 कैलेंडर ईयर से, वो एक क्वार्टर और पुशबैक हो गया है, और अब वो हमें अक्टूबर नवंबर ऑफ दिस ईयर से ही देखने को मिलेगा। लेकिन कमोडिटी केमिकल में नाइट्रिक एसिड, फिनॉल, एनिलीन, बेंजीन, इन सब में हमें जुलाई अगस्त से स्लाइट रिकवरी देखने को मिलेगी, बिकॉज चाइनीज गवर्नमेंट काउंटर मेजर कर रही है टू रिवाइव द ग्लोबल डिमांड, एंड दे आर ऑल्सो वर्किंग विद अ लॉट ऑफ गवर्नमेंट, पर्टिकुलरली US गवर्नमेंट के साथ, कि उनके टैरिफ्स कम हो जाएं, तो US उनके लिए एक और एक्सपोर्ट मार्केट बन जाए और प्राइस रिकवरी उनके केमिकल सप्लायर्स की हो जाए। सो कमोडिटी के लिए रिकवरी जुलाई अगस्त से, एग्रोकेमिकल के लिए एक क्वार्टर और पुशबैक हो गया है, अक्टूबर नवंबर से ही कोई रिकवरी देखने को हमको मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। अगर हमारे दर्शक थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं तो एग्री केमिकल में जो प्रोमिनेंट नाम है उसमें UPL, PI इंडस्ट्री जैसे आते हैं, उनके लिए शायद वो रिकवरी और डिले होती हुई दिखाई देगी। ये फिलहाल आपके लिए एक अपडेट। तो UPL आज 2% ऊपर, PI इंडस्ट्री अभी भी ऊपर है। आशीष चतुर्मोता, आप इस सेक्टर को काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते आए हैं। ये जो कमेंट्री ऑन ग्राउंड से अजय दे रहे हैं, इट्स नॉट द बेस्ट इन कंपनियों के लिए। अभी भी आप लोगों की पोजीशन है, रिमेंबर PI आप लोग काफ़ी रेकमेंड कर रहे थे एक समय में। नहीं तो हर्षदा, हमने पहले भी अभी इसकी चर्चा की थी आपके चैनल पे 1-2 बार, और वापस हमें कह रहे हैं कि इसको हमने ऑलमोस्ट 6 से 8 महीने पहले जो अक्रॉस हमारा स्पेशलिटी केमिकल का एक्सपोजर था उसको हमने एग्जिट किया, क्योंकि यही हमारे कंसर्न्स दो बड़े बने हुए थे। एक की रॉ मटेरियल प्राइसेस में काफ़ी वोलेटिलिटी थी, सेकेंड रियलाइजेशंस में बहुत ज़्यादा गिरावट आ रही थी। आपने देखा किस तरह से नवीन फ्लोरिन की मार्जिन सडनली 27% से बिलो 20% के नीचे आ गई थी, और भी जो कंपनीज थी इन्होंने मार्जिन के अंदर में सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखा, और चैलेंज था वैल्यूएशन, क्योंकि ये सब मार्केट ने 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर काफ़ी वेट किया, वैल्यूएशन ऊपर की तरफ बने रहे, जबकि अर्निंग डीग्रोथ बनी हुई थी, उसके बाद भी PE मल्टीपल हायर साइड पे थे। बट जैसे ही दूसरे क्वार्टर से तीसरे क्वार्टर में ये चीज शिफ्ट होना शुरू हुई, मार्केट ने इसको रियलाइज किया कि कहीं ना कहीं PE मल्टीपल्स सिग्निफिकेंटली हायर साइड पे, और अब यहाँ पर पे मोमेंटम जो है डी रेटिंग का शुरू हो चुका था PE का। तो तब हमने ऑलमोस्ट 6-7 महीने पहले सारे स्टॉक एग्जिट किए थे, पर इसमें भी हमें लगता है PI इंडस्ट्री तो फिर भी सबसे कंफर्टेबल पोजीशन पे है, क्योंकि आप देखते हैं इनोवेटर्स के साथ काम करता है, तो इसने तो इस टफ एनवायरनमेंट में भी बहुत ही अच्छे मार्जिन्स इन्होंने दिखाया। बट यहाँ पे भी एक चैलेंज आ रहा है कि सिंगल प्रोडक्ट फोकस होने की वजह से काफी मार्केट इसको भी लेके थोड़ा नर्वस है, पर प्राइस में अभी तक के कोई बड़ा डेंट आया नहीं है। बट जब अपॉर्चुनिटी आपको मैन्युफैक्चरिंग केपेक्स डिफेंस में इतनी अच्छी मिल रही थी, तो एक नेचुरली एक एज अ मनी मैनेजर हमको कहीं ना कहीं स्विच देखना पड़ता है जहां पर पे रिटर्न्स बेटर बन सकते हैं। तो उसके चलते हमें लगता है कि अभी थोड़ा सा यहाँ पर पे समय लगेगा, और अभी भी हमें अगर से इनमें कोई स्टॉक अच्छे लगते हैं तो वो है PI इंडस्ट्रीज, SRF, गुजरात फ्लोरो, ये कंपनीज अच्छी लगती, बट इस समय पे इनमें कोई भी एक्सपोजर हमने नहीं लिया हुआ है। ओके, अभी केमिकल आशीष को जो कन्विंस कर रहे हैं, बट एक्सपोजर नहीं लिया, याद रखिएगा अभी। मीनवाइल निफ्टी IT थ्रस्ट जनरेट कर रहा था, लेकिन वो कर नहीं पाया, यकीन मानिए। बट स्टिल आई मीन निफ्टी IT इज हेडिंग टुवर्ड्स अ गुड क्लोज, करीब 750 अंकों पर ट्रेड करता हुआ इस वक्त। बट निफ्टी बैंक 161 डिफरेंशियल अभी भी क्रिएट नहीं कर पाया वर्सेस 50 डे में। प्रशांत सावंत जुड़ चुके हैं हमारे साथ अब इस कार्यक्रम में। प्रशांत, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। इस वक्त का कन्विशन ट्रेड क्या चीज करेंगे आप? तो वीरू जी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बहुत अच्छे लेवल से जो बाउंस आया है वो परसिस्टेंट में आया है, एक अच्छे सपोर्ट से आया हुआ है, और आज का जो लो बना हुआ है यहाँ पे 7,926 ये काफी अहम होगा। इसको स्टॉप लॉस की तरह तो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये काफी डीप स्टॉप लॉस हो जाएगा। अभी हम फिलहाल 8,225 पे ट्रेड कर रहे हैं। मेरे हिसाब से 8,140 8140 ये 1% रिस्क लेके आप बाय कर सकते हो। यहाँ से आपको जो टारगेट रखना है वो करीबन 8,400 तक का रखना है, जो कि 20 दिनों की एवरेज है। ओके, ये फिलहाल आपके लिए परसिस्टेंट सिस्टम्स पर एक पर्सपेक्टिव स्क्रीन पर। चलिए, 4 का चौका की भी तैयारी कर लीजिएगा। सस्ता ऑप्शन शिल्पा राउत आपसे लेंगे तो स्टॉक आप आई एम श्योर रेडी करके रखेंगी। FNO सुपरस्टार के लिए प्रशांत सावंत के पास जाएंगे, फिर चार्ट का चमत्कार मानस जायसवाल से लेंगे, और मिड कैप फंडा के लिए आशीष चतुर्मोता तो हैं ही। तो ये फिलहाल आपके लिए वो सभी ट्रेड्स जिस पर आपकी नज़रें रहेंगी। लेकिन नज़रें देखिए सभी की हैं,
बाजार में स्पेशली म्यूचुअल फंड्स जो स्ट्रेस टेस्ट लेने वाले हैं, उसके सारे डिटेल्स कल सामने निकल कर आएंगे या एम्फी की वेबसाइट पर शेयर किए जाएंगे। लेकिन किस आधार पर ये स्ट्रेस टेस्ट होगा और इसका इम्प्लीकेशन क्या रह सकता है कुछ कंपनियों पर, वो समझना ज़रूरी है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय कल से बना हुआ था। उसी से जुड़ा हुआ मार्केट में थोड़ा सा मिड और स्मॉल कैप्स में शेकआउट भी देखने को मिला है। सुमित हमारे साथ हैं यही समझाने के लिए। सुमित, एग्जैक्टली कैसे होगा, किन क्राइटेरियाज पर स्ट्रेस टेस्ट होगा, पहले उससे शुरू करते हैं। देखिए, स्ट्रेस टेस्ट यानी कि वो सिचुएशन, अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को एक स्ट्रेस के बीच में जाना पड़े या बाजार की लिक्विडिटी को देखते हुए कुछ माल बेचना पड़े या कोई लोग रिडम्पशन के लिए आ जाए, तो बाजार या म्यूचुअल फंड कितना तैयार है, बाजार किस तरह की डेप्थ को झेल सकता है। तो सेबी की रडार पे मिड कैप स्मॉल कैप की बहुत ज़्यादा फ्लोज वहीं आ रहे थे, तो इसीलिए वो सबसे पहले रडार पर आते हैं। सेबी ने स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स का एक स्ट्रेस टेस्ट कराया है। स्ट्रेस टेस्ट का नतीजा कल आने की उम्मीद लगाई जा रही है और सेबी ने एम्फी को चिट्ठी लिखकर ये चिंता जाहिर की थी कि ऐसा स्ट्रेस टेस्ट होना ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लोज उसमें आ रहे हैं लार्ज कैप के कंपैरिजन में। और एम्फी ने सभी एएमसीज से एक डिस्क्लोजर मांगा था कि किस तरह से उनके स्ट्रेस टेस्ट का इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई पड़ेगा, और एम्फी ने एएमसी से 4 तरह के अलग अलग डिस्क्लोजर मांगे, जिसमें लिक्विडिटी है या उनकी होल्डिंग्स हैं या किस तरह की डेप्थ है, इन सब चीज़ों को लेकर डिस्क्लोजर्स थे। अब अगर लिक्विड होता है, मान लीजिए कोई फंड लिक्विड होता है, तो हमने 5 वो फंड्स निकाले हैं लार्ज कैप के, मिड कैप के, स्मॉल कैप के, जिनके सबसे बड़े बड़े AUM है। उनको अगर पूरी तरह से अपने आप को लिक्विड करना पड़े, वैसे तो कभी होता नहीं कि पूरी तरह से कोई फंड लिक्विड हो जाए, लेकिन अगर लिक्विड होना पड़े तो उन्हें कितने दिन लगेंगे। मिसाल के तौर पे ये सबसे बड़े AUM वाले फंड है लार्ज कैप का SBI ब्लू चिप फंड, ये अगर लिक्विड होता है, सबसे बड़ा इनफैक्ट है ICICI प्रूडेंशियल इन सब में, लेकिन अगर SBI ब्लू चिप 43,300 करोड़ रुपए का फंड अपने आप को पूरी तरह से लिक्विड करता है तो उसे 6.5 दिन रफली लगेंगे। ये लार्ज कैप है। एक्सिस ब्लू चिप, जिसका 32,000 करोड़ रुपए के आसपास का AUM है, करीब करीब 5 दिन लगेंगे इनको पूरी तरह से लिक्विड होने में। ICICI प्रूडेंशियल 52,000 करोड़ रुपए के आसपास का इसका एक AUM है, इसको रफली 4 दिन लगेंगे पूरी तरह से लिक्विड होने में। मिराई एसेट को करीब 37,700 करोड़ रुपए के आसपास का इसका AUM है टोटल, 3.5 दिन लगेंगे इसको पूरी तरह से लिक्विड होने में। और HDFC टॉप 100 को करीब करीब 32,000 करोड़ रुपए के आसपास का AUM है, इसे भी 3.5 दिनों के आसपास लगेगा। अब आते हैं मिड कैप पे, क्योंकि मिड कैप में सर्किट्स होते हैं, 5%, 10% तक के भी सर्किट होते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। HDFC मिड अपॉर्चुनिटी फंड करीब करीब 60,000 करोड़ रुपए का इसका AUM है, इसको 18 दिन लगेंगे लिक्विड होने में। कोटक इमर्जिंग इक्विटी को करीब करीब 40,000 करोड़ रुपए के आसपास का इसका AUM है, 17 दिन यहाँ पे लगेंगे अगर ये पूरी तरह से लिक्विड होता है तो। SBI मैग्नम को 16,500 करोड़ रुपए के आसपास का AUM है, 11 दिन लगेंगे। एक्सिस मिड कैप 25,000 करोड़ रुपए के आसपास का AUM है, करीब करीब 5 दिन लगेंगे। और लाइकवाइज निपॉन इंडिया, जो कि ऑलमोस्ट सेम AUM रखता है, उसे 4 दिन लगेंगे। अब यही नंबर आप स्मॉल कैप में देखिए, स्मॉल कैप का 25,000 करोड़ रुपए का एक SBI का AUM है, जो कि सबसे बड़ा नहीं है, उसके बावजूद भी इसे 65 दिन लगेंगे, क्योंकि इनके स्मॉल कैप फंड में हो सकता है वो शेयर ज़्यादा हो जहां पर सर्किट लिमिट सिर्फ 5% की हो, तभी उन्हें लिक्विड होने में ज़्यादा समय लग रहा है। लाइकवाइज HDFC म्यूचुअल फंड, इनका AUM है ज़्यादा, 28,000 करोड़ रुपए के आसपास का, इनके लेकिन लिक्विड होने के दिन सिर्फ 26 है, यानी कि इनसे आधे। इसके अलावा निपॉन सबसे बड़ा AUM है स्मॉल कैप में, 46,000 करोड़ रुपए के आसपास का, 14 दिनों में अपने आप को पूरा लिक्विड कर सकते हैं। एक्सिस स्मॉल कैप 19,600 करोड़ रुपए का AUM है, 11 दिनों में पूरी तरह लिक्विड हो सकता है। और क्वांट स्मॉल कैप 17,200 करोड़ रुपए के आसपास का AUM है, ये करीब 10 दिनों में लिक्विड हो सकता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि कोई भी म्यूचुअल फंड पूरी तरह से अपने आप को रिडीम नहीं करता, सिर्फ स्ट्रेस टेस्ट के लिए ये एक सिचुएशन क्रिएट की जाती है। आमतौर पर रिडम्पशन 25%, मैक्सिमम 50% तक हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर पूरा हो तो इस तरह की पिक्चर बनते हुए दिखाई पड़ेगी। और मैक्सिमम डेज आप देखिए, यानी कि उतना समय, फिर उतने दिन मार्केट में वो पेन देखने को मिलेगा। और मैक्सिमम कितना था? आई थिंक 18। इनफैक्ट 111 दिन है एक फंड का, तो यानी कि 4 महीने तक वो पेन रह सकता है, लेकिन उस फंड की तरफ से सेलिंग बाकी फंड भी तो एब्जॉर्ब कर सकते हैं। सो इसलिए इंटरेस्टिंग केस बनेगा अगर ऐसा कभी होता है। चलिए देखते हैं, कल वो रिजल्ट्स आ जाएंगे। अभी तो इनको ट्रेडमिल पर दौड़ाना शुरू हुआ है, कल तक वो रिजल्ट आ जाएगा कि किसका दिल ज़्यादा मजबूत है और किसको काम करने की ज़रूरत है। ये फिलहाल आपके लिए वो अपडेट आता हुआ। शुक्रिया सुमित इस जानकारी के लिए।
चलिए अब चार का चौका फटाफट से ले लेते हैं और निफ्टी का बैंक इंडेक्स भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे क्योंकि वहां पर अब पोजीशन थोड़ी सी लिक्विडेट होना शुरू हो गई है। 100 पॉइंट नीचे था, 250 पॉइंट का करेक्शन आ चुका है, यानी कि कार्यक्रम की शुरुआत से अब तक करीब 150 पॉइंट और दबाव में आता हुआ HDFC बैंक बड़ा ड्रैगर साबित हो रहा है। चार का चौका, शिल्पा जी बताइए, F&O सुपर ये सस्ता ऑप्शन। जी हर्षदा जी, सस्ता ऑप्शन फ्रॉम आईटी, थोड़ा सेफ काउंटर भी है और यहाँ पे बैंकिंग भी अगर नीचे जाता है तो एक रिवर्सल ट्रेड आईटी में रहता है यूजुअली, तो आईटी पे बैट करेंगे। इसमें विप्रो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। विप्रो थोड़ा अंडरटोन रहता है, ज़्यादा ध्यान लोगों का नहीं रहता, लेकिन मुझे लगता है एक अच्छे लेवल पे है जहाँ पे ये 550 की तरफ जाना चाहिए ये रैली में आईटी का। तो यहाँ पे 530 का कॉल ऑप्शन जो रफली अभी 8 रुपये 8.5 रुपये के बीच में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 4 रुपये का रखिए, जो पहला टारगेट रहेगा वो 13 रुपये का रहेगा, देन 16 and 20 द नेक्स्ट टारगेट्स। तो विप्रो में 530 का कॉल लेने की सलाह ये आपके लिए ट्रेड इस समय शिल्पा दे रही है। मानस, F&O सुपरस्टार। देखिए F&O सुपरस्टार के लिए एक्सिस बैंक के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। पैटर्न देखिए तो नेगेटिव लगता है, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस बीच हुए हैं, तो एक्सिस बैंक के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 1081 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, 1035 के टारगेट्स पॉसिबल है एक्सिस बैंक के फ्यूचर में। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो 1060 का पुट ऑप्शन जो 19 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 13 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 30 रुपए के टारगेट आप इस ऑप्शन में विजिट कर सकते हैं। और आज का F&O सुपरस्टार क्या है, आइए पिक करते हैं प्रशांत जी से। प्रशांत, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरू जी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे L&T एक 20 दिनों के एवरेज से अच्छा बाउंस आया है। दूसरी बात, जो आज के वॉल्यूम्स है वो काफी अच्छे हैं एज कम्पेयर टू जब बिकवाली आ रही थी, तब इतने कोई ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं थे। तो मुझे लग रहा है कि ये जो स्ट्रेंथ थी इसमें, ये फिर से एक बार एक रैली रिज्यूम कर सकता है। करीबन 3610-20 के बीच ट्रेड कर रहा है। मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 3550, 3550, और यहाँ से जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 3720, 3720 का। ओके, तो आपका ट्रेड है L&T फ्यूचर्स। यहाँ पे क्लियरली स्क्रीन पे प्राइस अप वाइड डाउन, शॉर्ट कवरिंग इस वक्त स्क्रीन पे विजिबल है L&T में। अब चलते हैं आज का मिड कैप फंड। आशीष जी, जहाँ पे हो रहा है स्ट्रेस टेस्ट वहीं पे आपको लेनी है कॉल, आपका मिड कैप फंड। बिल्कुल, तो थोड़ा हाई क्वालिटी कंपनी के ऊपर फोकस करेंगे वीरेंद्र, और वो होगी पॉलिसी बाजार। पहले डिस्क्लोजर दूं कि पॉलिसी बाजार और चाहे जोमेटो, ये दोनों स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में है और इनकी चर्चा हमने पहले भी कई बार आपके चैनल्स पे की है। तो पीबी फिनटेक हमें काफ़ी पसंद है। हमारा ये मानना है कि पहले तो अगर आप Q3 का नंबर देखेंगे तो कंपनी ने करीब 44% का 43% का ऑलमोस्ट रेवेन्यू ग्रोथ हमें देखने को मिला, और 44% का इसमें जो ग्रोथ आया था वो आया था करीब इंश्योरेंस बिजनेस से, और ऑलमोस्ट 35% का जो ग्रोथ आया था वो क्रेडिट बिजनेस से। अच्छी बात ये थी कि जो एबिटा मार्जिन पिछले क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप वाई देखें तो पिछले साल इसी क्वार्टर में हमने जो एबिटा मार्जिन देखा था वो -22% था, जो इस क्वार्टर में आ गया -2.9। इसका मतलब कंपनी ने जबरदस्त अपने कॉस्ट को रिड्यूस किया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस को कम किया, और कहीं ना कहीं जो सिग्निफिकेंट ऑपरेटिंग लीवरेज कंपनी को मिला उसकी वजह से अब कंपनी एबिटा में ऑलमोस्ट -2.9% पे रह गई है, और पैट लेवल पे यानी प्रॉफिटेबिलिटी लेवल पे कंपनी इस बार प्रॉफिटेबल हुई क्योंकि अदर इनकम ज्यादा थी। तो हमारा मानना है कि ये कंपनी अब प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ना शुरू कर चुकी है, और जैसे आपने जोमेटो में देखा जब कंपनी प्रॉफिटेबल हुई तो उसके बाद कैसे एक जबरदस्त री रेटिंग हुई, 80 रुपए का स्टॉक ऑलमोस्ट 160 रुपए तक आ गया। हमें लगता है कि उसी तरह के एक अच्छे ट्रेंड पीबी फिनटेक में मिलेंगे क्योंकि अब ये कंपनी भी प्रॉफिटेबल होना शुरू हो चुकी है। तो हमारा ये मानना है कि टेक्निकली आप देखेंगे तो एक अच्छा बेस स्टॉक का 1050 के आसपास बना है, और ये बेस अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो मैं समझता हूँ 1400 रुपए तक के पोजिशनल टेक्निकल लेवल्स जो है वो स्टॉक के अंदर में देखने को नजर आ सकते हैं, और एक अच्छी री रेटिंग यहाँ पर पे होती हुई नजर आती है। ओके, तो 4 ट्रेड्स पिक किए हमने यहाँ पे। सस्ता ऑप्शन, फिर सुपरस्टार, 4 के चमत्कार, मिड कैप फंड। पहला ट्रेड पिक किया गया था शिल्पा जी से, और विप्रो उन्होंने कॉल पिक की थी। विप्रो मिड कैप आईटी, जहाँ पर वो पुल बैक एक्सपेक्ट कर रही है, करीब 860 की कॉल और 530 की स्ट्राइक थी फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 13, 16, 20। उसके बाद सेकेंड ट्रेड आया आज का, वो था मानस जी के सौजन्य से 4 का चमत्कार। आइए लेके आते हैं उसको L&T फ्यूचर्स। ये था प्रशांत जी का ट्रेड,
और करीब करीब 37-20 का लक्ष्य है। 4 के चमत्कार था एक्सिस बैंक सेल, मानस जी का ट्रेड था और साथ ही साथ आशीष चतुर्मोता पीबी इन्फोटेक टारगेट इन्होंने करीब करीब 1400 का रखा है। आईटी में अच्छा पुल बैक था और पूरा का पूरा आईटी बास्केट अच्छा करता हुआ 700 पॉइंट निफ्टी आईटी ऊपर है। और वो टेक महिंद्रा जो हमने बात की थी करीब करीब 1281 पे अभी 1290, 95, 96 का भाई लगा के आया। एग्रेशन है पूरे आईटी में इस वक्त, ये देखिए 1291। एलएनटी का जिक्र प्रशांत कर चुके हैं, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन कुछ काउंटर्स में एग्रेशन वाकई बढ़ रहा है। एक बार जरा प्लीज लेके आइएगा आप, बहुत ही एक कहते हैं ना, एक मार्क पे बैठा हुआ है, अगर निकला तो बहुत स्ट्रॉन्ग निकलेगा। जरा फिर रखिएगा आरती इंडस्ट्रीज, सुबह भी ये मैंने ट्रेड पिक किया था और अभी फिर पिक कर रहा हूँ 646 पे, और ये एक कंप्लीट जिसे कहते हैं ना रिवर्सल, ये कैंडल रिवर्सल नहीं है लेकिन एवरेज टू एवरेज इसने फ्लोट किया। आज सुबह का लो था 100 और अभी इस वक्त स्ट्राइक करता हुआ 50। शिल्पा जी आपकी राय, अगर किसी भी सर्कमस्टेंसेस में कल एक बार फिर से ये जर्नी स्टार्ट करे, 647 पे अभी है, तो 660, 665, 669 तक का स्विंग दे सकता है क्या आरती इंडस्ट्रीज? जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, इसका ये 645 से 650 ही इसका एक रेजिस्टेंस क्लस्टर है, लेकिन काफ़ी अच्छे से होल्ड कर रहा है। आई बिलीव यहाँ से जाना चाहिए 670 680 के लिए। अगेन कॉल अनवाइंडिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, मुझे लगता है 670 तो आपका पहला टारगेट होना ही चाहिए। यहाँ से आपको अगर स्टॉप लॉस भी किसी को यहाँ पे मेंटेन करना है ऑन इमीडिएट बेसिस, तो मुझे लगता है 636 एक डिसेंट सपोर्ट है यहाँ पे फॉर टारगेट्स ऑफ फर्स्ट 670। इसके ऊपर भी जाता है तो ये 700 तरफ भी आपको मूव करते हुए मिलेगा। फिलहाल आपके लिए आरती इंडस्ट्रीज पर एक व्यू बनता हुआ 4% ऊपर वो स्टॉक है। अच्छा, एक बार फटाफट मैं रुचित आपकी राय निफ्टी बैंक पर लेना चाहती हूँ, थोड़ा सा वॉलेटाइल है, रिकवरी के आसार बन रहे हैं, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा? क्योंकि देखिए इसने अटेम्प्ट तो किया था, 50 पॉइंट ऊपर आए, लेकिन एक बार फिर 250 अंकों की गिरावट दिखा रहा है। तो 46,733 पर क्या और दबाव के घेरे में फिसल रहा है ये? मोमेंटम तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, और स्पेशली अगर आप लार्ज कैप स्टॉक्स में देखेंगे तो एक्सिस बैंक जैसे हैवीवेट्स जो है प्राइवेट सेक्टर के, उनमें वीकनेस आई थिंक थोड़ी सी और बढ़ सकती है। आज का जो पुलबैक मूव भी आया था, वो पुलबैक मूव में जो रेजिस्टेंस था 47,200 का, उसके जस्ट 20-30 पॉइंट्स इंडेक्स ऊपर गया, पर वहां से फिर से डाउन मूव का रिज्यूम गया। तो आवरली चार्ट पे जो लोअर टॉप लोअर बॉटम का स्ट्रक्चर बन रहा है वो अभी भी कंटिन्यूड है। आई थिंक जब तक ये 47,200 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है तब तक थोड़ा सा रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू रह सकता है, और 46,470, 46,500 आई थिंक ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स रहेंगे जो शायद कल के ट्रेडिंग सेशन तक निफ्टी बैंक इंडेक्स टेस्ट कर सकता है। आपको वॉच करने होंगे, वो जरूरी है। चलिए, इस बीच हमारे साथ एक बड़ा पर्सपेक्टिव देने के लिए आनंद टंडन जुड़ गए हैं मार्केट बिग वॉइस में, उनसे चर्चा करेंगे। आनंद, गुड आफ्टरनून। आपने तो कई ऐसे साइकिल्स देखे हैं, लेकिन जो एक्सूबरेंस और अल्ट्रा कॉन्फिडेंस के साथ मिड, माइक्रो और स्मॉल कैप शेयरों में तेजी देखने को मिली थी, एक करेक्शन ड्यू था, उसकी शुरुआत तो हो गई है, लेकिन क्या ये लंबा चल सकता है, या फिर पिछले कुछ महीनों में जो हमने देखा था, एक दिन गिरता है, 2 दिन अच्छी तेजी दिखती है एंड वी आर बैक टू नॉर्मल, वही साइकिल में रहेगा ये मार्केट? ये कहना मुश्किल है कि किस साइकिल में रहेगा, लेकिन अगर आप जिस तरह से आपने बढ़त देखी है मिड कैप और स्मॉल कैप में, कई शेयर ऐसे हैं जो आप एक महीने में 30% बढ़ जाते हैं। अब क्लियरली अगर आप तेजी से बढ़ेंगे तो उसको सस्टेन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अर्निंग्स आपकी भले ही अच्छी तेजी से बढ़ रही हो, फिर भी वो साल में 30% बढ़ती है, आपने एक महीने में उतना शेयर प्राइस बढ़ा दिया। अब इसके आगे अगर शेयर प्राइस बढ़ना है तो वो आगे से बोरो करना पड़ेगा एज इट। अगर आप ये कह रहे हैं कि हाँ इसमें 30% और बढ़ सकता है और अभी भी फुली वैल्यू नहीं है, तो आप ये समझ रहे हैं कि अगले साल की जो ग्रोथ है वो भी आप अभी डिस्काउंट करने, तो आप कितनी बार करेंगे वो देखना होगा, और वो वैल्यूएशन में रिफ्लेक्ट होता है। अगर आप आज भी देखें, ये कल की गिरावट के बाद भी ज्यादातर मिड कैप, स्मॉल कैप स्पेसिफिकली मिड कैप थोड़ा कम शेयर्स जो है वो कोई बहुत ज्यादा नहीं गिरे हैं, क्योंकि 5-6% यहाँ गिरावट हुई, 10% गिराव हुई, लेकिन वो बढ़त इतनी हुई थी कि वो कई हद तक वो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा लॉन्ग टर्म पे। तो मेरा ये मानना है कि अभी भी जो ग्रोथ था सिस्टम में, जो स्मॉल कैप में, वो अभी भी बरकरार है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। ये आज का जो माहौल है वो ये है कि
लोगों को लगता है कि अगर एक बार गिरावट आई तो उसी दिन खरीदना चाहिए क्योंकि कल जो है दाम ज्यादा बढ़े रहेंगे, ये हमेशा नहीं होता है। और भले आप समझ सकते हैं कि 31 मार्च के कारण लेकिन उससे जो है स्मॉल कैप पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए अभी भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, स्मॉल कैप से आपको अभी भी ट्रांजिशन करने का मौका मिल रहा है। अभी भी लार्ज कैप और मिड कैप में चले जाए तो ज्यादा सेफ है। क्योंकि आपने 31 मार्च कहा, मैं आपसे समझना चाहूंगी ये जो शेकआउट मार्केट में हमने देखा है कल तक, ये कितना टैक्स हार्वेस्टिंग के चलते हैं, कितना वो म्यूचुअल फंड्स के स्ट्रेस टेस्ट के चलते हैं। ऑफ कोर्स दोनों का इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन क्या ये लार्जली कंसर्न स्ट्रेस टेस्ट एंड जो ऊंचे वैल्यूएशंस पर लगातार रेगुलेटर्स का कमेंट आ रहा है उससे ज्यादा जुड़ा हुआ है? एक दिन में $2 बिलियन एफआई सेल होगा तो ऑब्वियसली बाजार जो है थोड़ा हल्का होगा। इसके साथ साथ अगर आपने लिक्विडिटी के ऊपर कुछ हद तक टाइटन करना शुरू कर दिया है, लिक्विडिटी आपने जो लोन्स दिए हैं उसके अगेंस्ट आपने एक्शन लेना शुरू किया है, और रेगुलेटरी एक्शन भी शुरू हो गया जहाँ पे लोग दाम जबरदस्ती चढ़ाने के चक्कर में थे, वहां पर भी उन्होंने काफी एक्शन लिया है। तो ये सबसे ऑब्वियसली थोड़ी देर तक कुछ हद तक प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अभी उतना पड़ा नहीं जैसे मैंने कहा, क्योंकि अभी भी लोगों को ये समझ है कि अभी जिस तरह से अभी तक बढ़ा तारीख थी उसी तरह से आएगी। स्मॉल कैप में एक चीज और आपको ध्यान रखना चाहिए कि उसकी अर्निंग खाली मतलब प्राइस वाली अर्निंग्स पर नहीं डिपेंड करती, बल्कि उल्टा भी होता है कि अर्निंग्स जो है प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है। आप देखिए कई छोटी कंपनियां जो है वो बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर विश्वास नहीं रखती है। उनको ये लगता है कि अगर 100 टाइम फी मिल रहा है तो प्रॉफिट दिखाना ज्यादा बेहतर है, बरस बाद पैसे निकालना। तो ये सब भी चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। इस वक्त बहुत जरूरी है कि बढ़िया कंपनियों में, भले वो छोटी कंपनी भी हो, लेकिन जहाँ प्रमोटर का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है और वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की तरफ से भी सोचता है। जी आनंद जी आपके ऑडियो में दिक्कत है, थोड़ा सा सुनने में परेशानी हो रही है। एक बार आपको फिर से रीपैच करने की कोशिश करते हैं, फिर आपसे इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। इस बीच निफ्टी आईटी का एग्रेशन बढ़ता हुआ, मैं इनफैक्ट आनंद जी से जो अगला प्रश्न पूछने जा रहा था वो निफ्टी आईटी के बारे में पूछने जा रहा था। 37,668 अब करीब 720 अंकों का इजाफा यहाँ पे और शानदार मूव। और निफ्टी हेल्थ केयर तो इस आज के पुल बैक को आखिरी तक कायम रखने में और सक्सीड करने में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा वो दो इंडिसेस का रहा। उसमें एक है निफ्टी फार्मा, डायरेक्टर साहब प्लीज स्क्रीन पे रखिएगा, और एक है निफ्टी आईटी। निफ्टी फार्मा आपकी स्क्रीन पे 18,886 पे। आप इंट्राडे ब्रेकआउट्स देखिए, अभी कुछ देर पहले करीब 252 के आसपास ये ट्रेजेक्ट्री थी 18,815 और अब करीब 18,890 की ट्रेजेक्ट्री मार्केट हिट करता हुआ। डिफेंसिव्स ने अपना रोल बखूबी निभाया। एक बार प्लीज कंट्रीब्यूटर्स लेके आइए। ल्यूपिन, लुक एट ल्यूपिन। आज सुबह भी एक बात हुई थी इस स्टॉक पे, मेरे ख्याल से ये कॉल भी शामिल थी। 1651 पे डे हाई पे ट्रेड करता हुआ और कल की पूरी कैंडल को इसने कवर कर लिया है। शिल्पा जी बहुत संक्षेप में ल्यूपिन पे आपका टेक 1650 नाउ। जी बिल्कुल, ल्यूपिन में अगर आप देखेंगे तो अभी थोड़ी देर पहले बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम में भी इसमें एक पार्टिसिपेशन आया था। आई वाज लुकिंग एट द स्टॉक, मुझे लगता है कि ये 1680 1700 के लिए एक बार एक तो अटेम्प्ट लेगा। स्टॉप लॉस आपका 1620 का रहेगा। ओके ल्यूपिन डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में आके ट्रेड करता हुआ। आनंद जी जिस प्रश्न पे मैं उतर रहा था और आपसे अगला प्रश्न करने वाला था वो था इस 3-4 दिन के प्राइस डैमेज में कुछ हद तक थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी निफ्टी आईटी में रही। आईटी स्टॉक्स ने थोड़ा सा अपनी तरफ पैसा खींचा भी है। सर आपका आईटी पे व्यू एंड स्पेशली लार्ज कैप आईटी जो कि इस पूरे पुल बैक में मिड कैप आईटी की तुलना में कम चला था, आपका व्यू लार्ज कैप आईटी पे क्या है सर इस वक्त? और ये क्या आपके उन चुनिंदा स्पेस में है क्या जहां पे आप प्राइस वाइज हो से कंफर्टेबल है? देखिए जहां तक स्टैंड अलोन है तो उसमें कोई खास गुंजाइश नहीं है ऊपर की तरफ, क्योंकि अभी भी जो है ग्रोथ मैक्सिमम जो है डबल डिजिट तक हो सकती है अगले साल। और अब हालांकि थोड़ा सा हायरिंग बढ़ गई है यूएस में भी और इसके कारण इंडिया में, लेकिन अभी भी कोई ऐसा रुझान नजर नहीं आ रहा है जिससे लगे कि आपका मिड टीन्स या हाई टीन्स ग्रोथ आएगी। उसके बावजूद इसका वैल्यूएशन जो है ज्यादातर फ्रंटलाइन कंपनी का ऑलमोस्ट 2 टाइम्स प्राइस टू ग्रोथ है। तो
उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि फंडामेंटली आपके लिए बहुत ज्यादा कोई कंफर्ट रहेगा, लेकिन अगर आप उसको एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें, रिलेटिव टर्म्स में देखें बाकी कंपनियों के साथ, तो कई कंपनियां, कई सेक्टर ऐसे हैं जहां पर प्राइस टू सेल्स फॉर एग्जांपल 10 टाइम, तो इस तरह के सिचुएशन में या ज्यादा भी है, तो उस तरह की सिचुएशन में इस वक्त जैसे आपने कहा, क्योंकि लार्ज कैप आईटी कम चला है और वहां पर कुछ हद तक डिफेंसिव पोजीशन बनाई जा सकती है, और इस वक्त मेरा मानना यह है कि आपको ज्यादा एग्रेसिव ग्रोथ के बजाय थोड़ा सा डिफेंसिव पोर्टफोलियो शिफ्ट करना चाहिए। तो ये तीनों चीज साथ ध्यान में रखते हुए आपको वेटेज जो है आईटी में वापस थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, एटलीस्ट मार्केट वेट करना चाहिए। ज्यादातर इंस्टीट्यूशनल पोर्टफोलियो जो है अंडरवेट थे, और इसके कारण अभी इसमें ज्यादा बिकवाली नहीं आएगी इंस्टीट्यूशनल लेवल से। तो अगर कुछ बाजार में कुछ हद तक अगर वीकनेस आती भी है, तो यहाँ पर थोड़ा सा वीकनेस आने की कम संभावना है, सिंपली बिकॉज यहाँ पे लोग अंडरवेट हैं और कोई बहुत ज्यादा उत्तेजना नहीं है बाजार में इस शेयर्स को लेकर। आईटी पर ये इस वक्त साहब की व्यू। अच्छा सर, जैसे कि आपने कहा डिफेंसिव्स की तरफ, अपनी टिप्पणी में आपने डिफेंसिव्स का जिक्र किया, एक दो पॉकेट्स और जो कि थोड़ी बहुत पिछले कुछ सेशंस में स्टेबल रही हैं। लेट्स टॉक अबाउट गोल्ड। सर, गोल्ड ने और गोल्ड की स्ट्रेंथ ने, ये जो एनबीएफसीज में जो गोल्ड फाइनेंस कंपनियां हैं, मन्नापुरम, मुथूट फाइनेंस, और वो बैंक्स जिनका गोल्ड एक्सपोजर है या फिर गोल्ड लोन में सब्सटेंशियल हिस्सा है, उन पर आपका टेक, स्पेशली एनबीएफसीज का ये चंक? गोल्ड का दाम बढ़ रहा है और शायद थोड़ा सा मजबूत रहेगा, इसके कारण कोई भी गोल्ड रिलेटेड प्रोडक्ट, लेकिन एनबीएफसी जो लोन दे रहे थे उसका लोन टू वैल्यू रेशियो जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है कई बार, क्योंकि जब डिमांड हाई हो जाती है तो एनबीएफसी थोड़ा सा रिलैक्स कर देते हैं और उसमें थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। दूसरी चीज क्या है कि अभी फिलहाल पैसे की थोड़ी कमी हो रही है और इसके कारण थोड़ा सा मार्जिन के पे भी प्रेशर रहेगा, लेकिन इसके बावजूद सर्टेनली गोल्ड लोन पोर्टफोलियो अच्छा करना चाहिए। अगर आप डिफेंसेस में देख रहे हैं तो बाकी क्षेत्रों में अगर आपको फाइनेंस में ही देना है तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स नहीं चले हैं बिल्कुल। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां जो है काफी कोई बहुत ज्यादा उसमें अपसाइड नहीं आया, और रियल एस्टेट में भी अगर आप देखें तो रियल एस्टेट प्ले करने का हाउसिंग फाइनेंस एक अच्छा तरीका है। तो अगर आपको फाइनेंस क्षेत्र में लेना है तो मेरा मानना ये है कि लॉन्ग थोड़ा सा मोर डिफेंसिव प्ले ये रहेगा कि आप प्राइवेट सेक्टर और डिफेंस की कंपनी। आनंद, आपसे इजाजत लेंगे। आज थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत हो रही है, आपकी आवाज बार बार क्रैक कर रही है, लेकिन ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। थोड़ा सा डिफेंसिव रह सकते हैं इस मार्केट में, सावधान रहिए, और गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि आज की रिकवरी सब पेन को पूरी तरह से वाइप आउट कर रही है। आपको कॉशन रखना पड़ेगा, थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। 22,133 के आसपास इस समय निफ्टी आता हुआ, 136 अंकों की बढ़त है, तो निफ्टी स्टेडी है, लेकिन निफ्टी बैंक हर अटेम्प्ट को दरअसल फेल कर रहा है। मिड कैप्स की चाल और भी मजबूत होती हुई करीब 850 अंकों का इजाफा यहाँ पर देखने को मिला है। एक दो ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, और जैसे हमने कुछ देर पहले HUL डिस्कस किया था, टाटा कंज्यूमर देखिए, नेस्ले देखिए, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ने लगा है। मानस, इनमें से कोई ट्रेड जो आप इस समय समझते हैं फेवरेबल है, लिया जा सकता है? एफएमसीजी स्टॉक से उसमें सबसे पहली जो पसंद है वो नेस्ले लिमिटेड की रहेगी, नेस्ले इंडिया की रहेगी, क्योंकि यहाँ पर लगातार 20 मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। जिस तरह के पैटर्न बन रहे हैं उसको देख के लग रहा है कि शायद बहुत ही जल्द ही 2675 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे, तो करंट लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए। 2580 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ पे ट्रेड्स बहुत हो गए, और इस क्लोजिंग में जो ट्रेड्स थे याद रखिएगा मोर और लेस फोकस थे टुवर्ड्स आईटी, मिड कैप आईटी, लार्ज कैप आईटी, फार्मा। इसके सिवा मेरे ख्याल से हमने कुछ छुआ भी नहीं। हाँ, एक आध का स्टॉक्स जो थे वो आपका डिफेंसिव से ही थे, और दैट वाज आई थिंक एफएमसीजी। लेकिन अब ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं कल के लिए, फ्राइडे। शिल्पा जी, आप ट्रेड क्या करेंगे? जी वीरेंद्र जी, मैं नेस्ले के साथ जाऊंगी। नेस्ले मुझे लगता है अच्छे लेवल पे है, 2700 तक जाएगा, तो यहाँ पर 2700 का कॉल ऑप्शन, इसको भी प्रभुदास लीलाधर में हमने इसी लेवल पे रेकमेंड किया है, 21-22 के बीच में आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप 15 का रखिए, मुझे लगता है ये टूवर्ड्स 40 आपको मूव करते हुए दिखेगा।
ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी नेस्ले इंडिया, और इसी की चर्चा हम अभी कर भी रहे थे। काबा जी, आपका ट्रेड तेजी या मंदी? नहीं, तेजी का रहेगा और स्टॉक रहेगा एसआरएफ केमिकल बास्केट से। ट्रेड कर रहा है 2430, स्टॉक होगा करीब 2430 रुपए का स्टॉक है। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 2480 के नजर आते हैं एसआरएफ। SRF 2431 पे आपका लॉन्ग ट्रेड है यहाँ पे। प्रशांत, आपके कैरी करेंगे? जी वीरू जी, मुझे लग रहा है कल शुक्रवार के दिन आईटी एक मजबूत सेक्टर हो सकता है और इसमें भी मिड कैप आईटी शायद और ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाए। तो मैंने जो कुछ देर पहले परसिस्टेंट रेकमेंड किया था वो एक अच्छी मूव दे रहा है, ऑलमोस्ट क्लोजिंग टुवर्ड्स डे हाई। तो मैं इसी को एज अ बीटीएसटी रेकमेंड करूंगा और अब हम स्टॉप लॉस रखेंगे 8240, 8240 और टारगेट रखेंगे 8400, 8450 तक। ओवरऑल फर्म बेस बनी हुई है, मुझे लग रहा है ये एक स्ट्रॉन्ग अपमूव के लिए तैयार हो रहा है। ओके, परसिस्टेंट आपको पसंद है, ये एक ट्रेड दोहरा रहे हैं प्रशांत। रुचित, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जो विद इन आईटी स्पेस ही है एलटीआई माइंट्री जिसमें खरीदारी की सलाह है। तो पिछले कुछ दिनों में देखें तो स्टॉक में करेक्शन के बाद एक कंसोलिडेशन हुआ और आवरली जो रेजिस्टेंसेस थे उसके पार ये स्टॉक अभी निकल रहा है। सो परसिस्टेंट में 5190 के नीचे स्टॉप लॉस करके खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 5400 के अराउंड के टारगेट स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी ट्रेड की तेजी की में ही। मानस, आप क्या पिक करेंगे? तो देखिए, ट्रेंड के फ्यूचर में खरीदारी करने की राय रहेगी। एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिला था, स्टॉक ने 22 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, इंटरडे चार्ट पे एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो आई थिंक यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। ट्रेंड के फ्यूचर में खरीदारी करिए 4039 के स्टॉप लॉस से 4200 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी ट्रेंड की। तो सभी जो ट्रेड्स आए हैं वो तेजी की तरफ ही बनते दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, बायोकॉन और एरिस लाइफ साइंसेस दोनों के स्टॉक आपकी रडार पर लेकर आएंगे, क्योंकि बायोकॉन ने एरिस के साथ एक करार किया है। भारत में पेटेंट विस्तार के लिए करार आता हुआ बायोकॉन का स्टॉक करीब 5.5% ऊपर। एरिस लाइफ साइंसेस भी दिखा दीजिए, दोनों लिस्टेड कंपनियां हैं। तो एरिस किस तरह से रिएक्ट कर रहा है? बायोकॉन में तो मूव अच्छा खासा बना हुआ है, 5-5.5% के गेंस उधर देखने को मिल रहे हैं। एरिस भी बुरा नहीं है, आज 4.5% की तेजी देखी गई है। चलिए, इस बीच चलते हैं। अच्छा, ये बायोकॉन बायोलॉजिक्स की तरफ से करार होगा, ना कि बायोकॉन जो लिस्टेड एंटिटी है। अदरवाइज अब चलते हैं यातिन के पास, जो आपको बताएंगे कि कल जो सहमा सा था डीलिंग रूम, आज कुछ इसमें जान लौटी है या नहीं। बिल्कुल जान तो लौटी है और ऑब्वियसली कल हम देखें तो डीलर्स खरीदारी कर रहे थे और फार्मा शेयर्स पे, जैसे कि मैंने कहा कि थोड़ी बहुत बाइंग वो लोग करवा रहे थे और वहाँ फार्मा स्टॉक्स में आप देख रहे हैं कि अच्छी तेज़ी आज देखने को मिल रही है। आज आईटी स्टॉक्स पे डीलर्स का काफ़ी अच्छा फोकस है। उनको लगता है कि यहाँ से आईटी स्टॉक्स में थोड़ा बहुत मोमेंटम रह सकता है। इन्फोसिस एक प्रेफर्ड पिक है। ऑब्वियसली स्टॉक डेज हाई पे है, लगभग 2 से 2.5% की यहाँ तेज़ी है, लेकिन फिर भी यहाँ से डीलर्स को लगता है कि 1675-1680 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और इसीलिए यहाँ वो एक बीटीएसटी का ट्रेड ले रहे हैं और उनको लगता है एफआई फ्लोज भी आईटी स्टॉक्स में काफ़ी तगड़ा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अदानी पोर्ट्स, अदानी ग्रुप के शेयर्स आज बाउंस भी कर रहे हैं और अदानी पोर्ट्स की बात करें तो पोजिशनली डीलर्स को लगता है यहाँ से 4-5% का मोमेंटम बन सकता है। ओपन इंटरेस्ट में भी अगर आप देखें तो फ्रेश लॉन्ग्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो दोनों ही अदानी पोर्ट्स और इन्फोसिस में आज डीलर्स अपने क्लाइंट्स को खरीदारी करवा रहे हैं। शुक्रिया यातिन इस अपडेट के लिए। अदानी पोर्ट और इन्फोसिस की हम खूब चर्चा भी कर रहे थे, जहां पर एक अच्छी खासी तेजी की पोजीशन बनी है। बायोकॉन का स्टॉक इस बीच 8% ऊपर। मानस, एक बार चार्ट चेक देंगे? आपने बायोकॉन की बात की? जी हाँ जी। तो देखिए, बायोकॉन में लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला था, लेकिन फिर मेरा समझना ये है कि जब तक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ना निकले, 275 के ऊपर ना निकले, यहाँ पर खरीदारी ना करें। हालांकि अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप एक बहुत ही पास में स्टॉप लॉस लगा के रखिए 264 का, वहां स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन होल्ड करेंगे, लेकिन फ्रेश खरीदारी की राय 275 के ऊपर होगी। तो ये फिलहाल 275 की के टारगेट्स के लिहाज से रहेगी। आप एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, स्टॉक में एक अच्छा स्पाइक आया है उस डेवलपमेंट के बाद। चलिए, अब एक और चीज जिस पर कल मार्केट की नजरें रहेंगी। दरअसल हम सब जानते हैं लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और उससे पहले देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल नेटवर्क 18 ने कराया है। इस मेगा ओपिनियन पोल में ये साफ हो जाएगा कि देश की जनता के मन में क्या है। न्यूज़ 18 ने अपने इस मेगा ओपिनियन पोल में देश के 21 राज्यों के आंकड़े जुटाए हैं। इन 21 राज्यों की 518 लोकसभा सीटों को कवर किया गया है।
क्या निकल कर आया इस पोल में, ये पहले नीरज जी से समझेंगे। और याद रखिएगा, इसका एक अंश ही कल शाम को आया, बाकी अंश, बाकी आधा हिस्सा आज आना बाकी है। नीरज जी बताइए, सर्वे में क्या कुछ निकल कर आया है और आज क्या खास रहने वाला है? देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल लोकसभा चुनाव के लिए न्यूज़ 18 लेके आया है, जिसमें फर्स्ट फेज हमने कवर किया है और उसके परिणाम आपके सामने रखता हूं। 174 सीटें जीत के एनडीए अलायंस सबसे बड़ी स्थिति में बनता हुआ दिख रहा है। टोटल हमने 242 सीटों का सर्वे किया, जबकि इंडिया अलायंस को सिर्फ 61 सीटें मिल रही हैं। इसमें 2 स्टेट हाईलाइट हैं, एक बिहार जहां 40 में से 38 सीट बीजेपी प्लस को मिलती हुई दिख रही हैं, वहीं आरजेडी प्लस को सिर्फ 2 सीटें मिलती हुई दिख रही, जबकि पिछली बार 39 थी बीजेपी प्लस की, तो 1 सीट वहां पे इस बार कम है। उत्तर प्रदेश में चलते हैं, वहां पे 80 सीटें हैं, 80 में बीजेपी प्लस को 77 सीटें मिल रही हैं 57% वोट शेयर के साथ, और इंडिया अलायंस जिसमें कांग्रेस और एसपी मेजरली है, उनको सिर्फ 2 सीट मिलती हुई दिख रही हैं, और बहुजन समाजवादी पार्टी को 1 सीट, और वोट शेयर बहुत कम है इंडिया अलायंस का, ओनली 26%। दूसरा महत्वपूर्ण राज्य है साउथ का तमिलनाडु, जहां पे पहली बार एनडीए को यानी बीजेपी प्लस को 5 सीटें मिल रही हैं और 13% वोट शेयर है। इंडिया अलायंस के पास 30 सीटें हैं 51% वोट के साथ। केरल उसी के पड़ोसी राज्य है, जहां पे एनडीए पहली बार 2 सीटें जीते हुए दिख रहा है 18% वोट के साथ। बाकी इंडिया अलायंस और एलडीएफ 18 सीटें जीत रहा है 47 और 35% वोट शेयर के साथ। तो ये सिग्निफिकेंट इसलिए क्योंकि साउथ में एनरोड हो रहा है। फेज 2 आज शाम को 276 सीटों पर हम बातचीत करेंगे कौन किस पर भारी पड़ रहा है। इसमें 12 राज्यों की जनता के मन को समझेंगे। इसमें बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान जैसे महत्वपूर्ण स्टेट शामिल होंगे। शाम 6 बजे से मेरे साथ जरूर जुड़िएगा। जी नीरज जी, बहुत शुक्रिया। और इस ओपिनियन पोल का चरण 2 आज रात को देखिए CNBC आवाज़ पर और नेटवर्क के सभी चैनल्स पे। और इस पेज जरा एक बार क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, इट्स 22160 और ये प्राइस क्या है 22160, ये एग्जैक्टली ट्रेजेक्ट्री है 20 डेमा की। देखिए आज निफ्टी बैंक का लो रहा 50 डेमा और निफ्टी बैंक का हाई रहा 10 डेमा, और ठीक उसके बीचों बीच बंद हो रहा है। इनडिसाइसिवनेस इसने भी एक्सप्रेस कर दी है कि जनाब कि मैं कोई अभी डायरेक्शन जो है वो एग्जैक्टली अडॉप्ट नहीं कर रहा हूँ। और सेम इज़ द केस विद निफ्टी आईटी और निफ्टी ये 20 डेमा के नीचे ही है आज, लेकिन इसने कल के लो को नहीं तोड़ा। आज सुबह हमने अपनी कमेंट्री में बहुत इंपॉर्टेंस दी थी कल के लो को, क्योंकि कल मिड कैप्स में काफ़ी प्रेशर था, वहीं से रिकवरी आई, टेस्ट किया 20 डेमा को, लेकिन 22,200 से कोलैप्स हो गया। मेरी मानिए अभी जिस प्रकार आज निफ्टी बचा है, कल निफ्टी बैंक बचा था, लेकिन निफ्टी बैंक ने कल के लो को तोड़ के आज 50 डेमा छू लिया। टेक्निकली अभी कोई ट्रेड कैरी मत करिए। कल एक बार अगर निफ्टी आईटी का ये सपोर्ट मिला और निफ्टी 20 डेमा के ऊपर ट्रेवल करने लगे, अगेन दैट ट्रेजेक्ट्री कम्स एट 22175, 22,175 के ऊपर अगर चलना शुरू किया और फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट के 22,200 को ट्रैप करके चलना शुरू किया, आज का हाई काटा, तो एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। अदरवाइज फिर डिप की तरफ फोकस करेंगे। बट एज ऑफ नाउ दोनों में से किसी भी इंडेक्स पर ट्रेड मत लेके जाइए। दोनों ही इंडेक्सेस, जो निफ्टी आज संभला और निफ्टी बैंक कल संभला था, दैट वाज एंटायरली आई थिंक वो स्पॉन्सर किया था एक्सपायरी ने, पुट राइटर्स के कन्विक्शन ने, वो पुट राइटर्स सिक्योर करके ले गए। बट डिसाइसिवनेस नहीं है। सिर्फ एक चीज़ जो स्ट्रॉन्ग है वो है डिफेंसिव, फार्मा और आईटी, इन 2 चीज़ों पे फोकस कीजिए। अब एक बार जरा आपके स्क्रीन पे ब्रेथ लेके आता हूँ। बहुत दिनों बाद ये हरे का आंकड़ा जो है ना, आई मीन ग्रीन, अच्छा लग रहा है। 100 लॉन्ग्स, शॉर्ट कवरिंग 63 में और शॉर्ट 17 में, और अगर आप इन कंसोलिडेटेड फिगर्स को देखें तो ये लगभग 20 थी और शॉर्ट कवरिंग प्लस लॉन्ग 163 थी। एक बार लेके आइए जो वो ट्रेजेक्ट्री आई थिंक जो शीट्स की थी। देखिए ये क्या है, डिफेंसिव्स क्लियरली विजिबल है कि एग्रेसिव स्टॉक्स में, मेटल्स में, बैंकिंग में, रियल एस्टेट में कोई नहीं जाना चाह रहा है। सिर्फ बिरला सॉफ्ट, बायोकॉन, इप्का, आरती इंडस्ट्रीज, कोलगेट, डिफेंसिव्स पे फोकस करिए, वहां पे बाजार एक कंफर्ट ढूंढता हुआ। ये लॉन्ग की स्लाइड देखिए, लॉन्ग क्या होता है? लॉन्ग होता है कि आप इन सर्कमस्टेंसेस में तेजी कहां कर रहे हैं, इन सब सर्कमस्टेंसेस में शॉर्ट कहां कवर हो रही थी। ओरेकल फाइनेंशियल्स में, हिंदुस्तान कॉपर में, ये तो खैर न्यूज ड्रिवन था। बाकी अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में जहां पे कल काफी शॉर्टिंग हुई थी, आज शॉर्ट कवर हुआ। अगली स्लाइड आएगी जो कि थिन है आज,
एक्सिस बैंक में शॉर्ट बिल्डअप हुआ, एनएमडीसी में शॉर्ट बिल्डअप हुआ, फेडरल बैंक में शॉर्ट बिल्डअप हुआ। ये सेंसेस गलत हो गया, गलत मार्क कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। और एक बजाज फाइनेंस यहाँ पे थोड़ी सी शॉर्ट बिल्डअप हुआ। और लॉन्ग अनवाइंडिंग इंडसइंड बैंक में, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में, आरबीएल में, एयरपोर्ट, जीएमआर एयरपोर्ट्स में। तो इसमें कोई चीज़ दो राय नहीं है कि हर्षदा बाजार अभी कंफर्ट अगर कहीं ढूंढ रहा है तो वो है डिफेंसिव्स, वो है फार्मा, वो है आईटी और वो है आपका एफएमसीजी। लुक एट ब्रिटानिया, डे हाई की ट्रैजेक्टरी पे। हर्षदा जी वीरू, क्लियरली कोशिश तो कर रहा है मार्केट कुछ स्टेडी रहने की। इस बीच एक दो और ट्रेड स्क्रीन पर लेकर आते हैं। उससे पहले कुछ स्टॉक्स जो बैन में जाएंगे वो आपको बता देते हैं, फिर ऑफ कोर्स वीरू आपको बताएंगे भी पोजिशनली क्या सिचुएशन उभर कर आ रही है। आज एक्सपायरी के दिन लेकर आइएगा प्लीज़ वो डेटा स्क्रीन पर डायरेक्टर साहब, कौन से स्टॉक्स दरअसल बैन में जाने की तैयारी में हैं। तो 90% के ऊपर की पोजीशंस नहीं है, लेकिन हाँ 85 तक पहुंची हैं। ये जो निकलने वाले हैं उसकी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर आती हुई, जिसमें जी एंटरटेनमेंट, मनप्पुरम फाइनेंस, टाटा केमिकल्स और हिंदुस्तान कॉपर जैसे काउंटर्स हैं। अब जो जा सकते हैं उसमें 90% के ऊपर की पोजीशन है, जिसमें पीवीआर आइनॉक्स है, बंधन है, जीएनएफसी है और भेल जैसे काउंटर्स हैं जो दरअसल बैन का हिस्सा बन सकते हैं। तो ये कुछ काउंटर्स जहां पर आपको ट्रेड फिर उस लिहाज से सावधानी से लेना है। एक फ्लैश जो बार बार आ रहा था वो है बीईएल, 1940 करोड़ का ऑर्डर इनके हाथ लगता हुआ, और ये ऑर्डर प्ले का सिलसिला तो जारी रहेगा कुछ समय के लिए। लेकिन प्रशांत, कुछ ट्रेड दिख रहा है क्या? 196 के आसपास आज का क्लोज अगर आ जाता है? तो हर्षा जी, यहाँ पे एक क्लियर कट अगर मैं देखूं तो जो स्विंग हुई है बॉटम से लेके टॉप तक, उसके ऑलमोस्ट जिसे हम फिफ्थ गोल्डन रेशियो कहते हैं वहां से बाउंस किया है। तो एक स्ट्रॉन्ग बाउंस है, मुझे लग रहा है बिल्कुल यहाँ पे ट्रेड बनना चाहिए। सिर्फ जो फॉल था वो शार्प था, तो मेरे हिसाब से टारगेट हम और क्वांटिटी पुल बैक के हिसाब से प्लान करेंगे। और एक डेली चार्ट पे गैप है 210, तो 210 आपका टारगेट होना चाहिए 210, और स्टॉप लॉस रखेंगे 189 का, 190 के जस्ट नीचे। तो 190 के जस्ट नीचे दरअसल आपको वो स्टॉप लॉस रखना है। वैसे स्टॉक करीब करीब 3% ऊपर ट्रेड करता हुआ, देखते हैं यहाँ पर कल कितना एक्शन उभर कर आएगा। एक तो और ट्रेस जो जाते जाते थोड़ा सा अपना एक्शन दिखा रहे हैं, उसमें आप गौर करेंगे तो बीपीसीएल में कुछ एक्शन लौटता हुआ आज दिखाई दिया है। लगे हाथ एक बार एचपीसीएल का भी हाल देख ले, क्योंकि ये थोड़े से अंडर परफॉर्म कर रहे थे। बीपीएचपी में तेजी और आईओसी में भी कुछ खरीदारी के अंश। शिल्पा जी, कल ये ट्रेड्स काम करेंगे या फिर आज ये वनडे वंडर है? अगर हम लोग आप आईओसी की बात करेंगे तो यस, मुझे लगता है आईओसी में थोड़ा फिर भी आई एम मोर कॉन्फिडेंट, क्योंकि वापस 170 जोन्स पे आ गया है। तो ये इसका एक अच्छा खासा क्लस्टर है जहाँ से बाउंस आना चाहिए। तो 175 177 तो आना चाहिए। बट देन मैं अभी के लिए फिर किसी को आई वुडंट रेकमेंड कैरिंग कल का दिन। कल देखते हैं, बिकॉज मार्केट एक दिन गैप डाउन, इतना फिर सेल ऑफ, फिर इतना अच्छा रिकवरी। कल मे बी एक डिसाइसिव डे रहेगा जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बॉटम आउट हुआ कि नहीं। जी हाँ, इसीलिए मैं पूछ रही थी ये वनडे वंडर है या फिर इस मूव पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। अच्छा वीरू, एक स्टॉक एसजेवीएन स्क्रीन पर लेकर आते हैं। इसमें करेक्शन पहले शुरू हो गया था, आज हालांकि एक बहुत स्मार्ट पुल बैक देखने को मिला है। आई थिंक क्लोज भी अगर होगा तो 16% अपर सर्किट के काफी करीब। आज मैनेजमेंट से मैं बातचीत कर रही थी, और हाइड्रो पावर की ये कंपनी जिस तरह का फोकस दरअसल अब सोलर एनर्जी में कर रही है, और जो रेवेन्यू ये आगे कमाने वाले हैं दोनों बिजनेसेस से, काफ़ी एक्सेप्शनल है। बहुत ही कॉन्फिडेंट मैनेजमेंट दरअसल बॉडी लैंग्वेज थी। उन्होंने कहा 56,000 मेगावाट्स में 7,000 मेगावाट्स ही है सोलर, लेकिन आगे चलकर होपफुली वो 50-50 होता हुआ दिखाई देगा। उस तरह से बिजनेस बिल्ड किया जा रहा है। और हाल फिलहाल में आपने देखा होगा, गुजरात हो, राजस्थान हो, जो बड़े सोलर के ऑर्डर्स आ रहे हैं एसजेवीएन बैक कर रहा है। तो आज का मूव इम्प्रेसिव तो है ही, वो पुल बैक का एक कमाल देखने को मिला है, लेकिन क्लियरली मैनेजमेंट भी काफी कॉन्फिडेंट है आगे बिजनेस डिलीवरी को लेकर। जैम, और वो आप सुन भी सकते हैं हर्षदा अब सीएनबीसी आवाज़ के ग्राहक के हैंडल पे। और एसजेवीएन जो आपने मार्क किया ना हर्षदा, ये स्टॉक चला था अप्रॉक्सीमेटली, आप समझ लीजिए कैसे, जुलाई में इसका भाव था करीब करीब 40 रुपये का। 40 रुपये से जो इसका मूव था 96 था, वो एक अच्छा मूव था, जिसे कहते हैं ना शालीन मूव, रीजनेबल मूव था। एग्रेशन शुरू हुआ था 96 के ऊपर, जब मात्र
15 जनवरी से लेकर आप समझ लीजिएगा कि 2 फरवरी के बीच में, यानी 17 सेशन में ये स्टॉक 96 का 170 हो गया था। तो ये जो गिरावट आई है ना, आप समझ लीजिए 7 फरवरी से लेकर कल तक, वो जो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम स्पेकुलेशन था वो सेटल हो गया। ये जो प्राइस था कल का लो या फिर आज का भी लो जो कि सिमिलर है, और वही प्राइस सिमिलर था 13 फरवरी का, ये इस स्टॉक की मैं टेक्निकली कह सकता हूँ हर्षदा 95 to 100 एक बहुत रीजनेबल बेस है स्टॉक का, और वहीं से इसने ओवरशूट किया। हालांकि इसमें मैनेजमेंट की जो कमेंट्री थी वो काफ़ी अपना महत्वपूर्ण रोल निभाती है, बट इसकी कूलिंग ऑफ जिस लेवल तक हुई वो एक बहुत अच्छा लेवल था। ये था SJ1 के, अगर आप देखें ऊपर व्यू। मीनवाइल क्लोज मैं कहूँगा बैंक निफ्टी का उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी एक ऐसे लेवल के नज़दीक है जो कि सुबह का लो था 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अभी कहना बहुत मुश्किल है कि हमने 50 डे माह से अपनी फाइट जीत ली कि नहीं जीत ली, बट ये जैसे कि शिल्पा ने कहा ना, अभी ये एक वन डे इम्पैक्ट हो सकता है। एक्सपायरी में इसका काफ़ी कंट्रीब्यूशन था एक्सपायरी का, बट अभी कल का दिन काफ़ी निर्णायक होगा जो तय करेगा कि हमने एक शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म जो बेस बना लिया कि बना लिया है। लेकिन आज का क्लियर विनर है इट्स हिंदुस्तान कॉपर, करीब 12% ऊपर। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में आज एक शॉर्ट कवरिंग थी, बट दिस सेशन एंटायरली बिलोंग्स टू फार्मा, IT और FMCG। हर्षदा, ओवर टू यू। जी हाँ, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक उन पॉकेट्स में बनता दिखाई दिया है, और मेटल्स में भी हमने देखा चुनिंदा पॉकेट्स थे। इनफैक्ट जो फेरस स्पेस था उसमें ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं, नॉन फेरस में ज़्यादा एक्टिविटी आज लौटती हुई दिखाई दी है। तो चलिए लेकर आते हैं, कल 2000 पॉइंट का कट देखने को मिला, आज मिड कैप इंडेक्स 1000 पॉइंट का कमबैक दिखा रहा है। ये है आज के लिए आपकी क्लोजिंग। पहले निफ्टी 50 का हाल स्क्रीन पर 22,149 के आसपास हम जाकर टिकते हुए दिखाई देंगे। ध्यान रखिएगा आज 22,200 पर पहुंचे और वहां से थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंस अभी भी मार्केट को दिख रहा है, तो इवेंचुअल क्लोज जो आ रहा है वो करीब 150 पॉइंट ऊपर 22,140 के आसपास। निफ्टी बैंक का ज्यादा साथ नहीं मिला आज, 190 अंकों या 200 पॉइंट की गिरावट पर ये इंडेक्स जाकर टिकता हुआ 47,000 के ऊपर निकले थे। इनफैक्ट 47,230 के पार निकले थे, लेकिन वहां पर बात नहीं बनी और ऊपरी लेवल से एक स्लाइड देखा गया, 200 पॉइंट नीचे आएगा। सपोर्ट किसने किया है? IT स्टॉक्स ऑफ कोर्स। मिड कैप में हमने देखा एक अच्छा खासा कमबैक देखने को मिला है, उस लिहाज से एडवांस डिक्लाइन रेशियो कल जो बहुत बिगड़ी हुई थी आज काफी बेहतर स्थिति में है। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी करीब 3-3.5% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया। अब आपके लिए पहले तो सेक्टोरल सिचुएशन क्या बन रही है वो लेकर आएंगे स्क्रीन पर, उसके बाद इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करेंगे। तो जिसका साथ नहीं था आज वीकली एक्सपायरी के दिन वो एक निफ्टी बैंक था, दूसरा फाइनेंशियल सर्विसेज, ये नेगेटिव साइड पर। लेकिन आप देखिए पुल बैक कितना स्ट्रॉन्ग। पुल बैक में ऑयल एंड गैस स्टॉक 850 पॉइंट का इजाफा, कैपिटल गुड्स में 1000 पॉइंट यानी कि लगभग 2% ऊपर वो इंडेक्स आया। रियल एस्टेट स्पेस 1% ऊपर आया है। फार्मा कंपनियों में हमने देखा 250 अंकों का इजाफा बनता दिखाई दिया। मेटल्स में स्टील कंपनियों ने भाग नहीं लिया, लेकिन बाकी प्लेस में तेजी आई है, तो वो करीब 150 पॉइंट ऊपर। FMCG स्टॉक्स हम बात भी कर रहे थे, HUL, टाटा कंज्यूमर, आपका नेस्ले, इन सब में खरीदारी आती हुई। IT का एक अच्छा खासा साथ, ऑटो और सरकारी कंपनियों में आपका सरकारी बैंक इंडेक्स और साथ ही CPSE इंडेक्स में पार्टिसिपेशन रहा। तो निफ्टी बैंक क्यों कमजोर था वो अब आपको दिखाते हैं। निफ्टी बैंक में ना HDFC बैंक चला, ना एक्सिस, ना इंडसइंड। यहाँ पर हमने देखा है दबाव आता हुआ नजर आया, और ये स्टॉक्स दरअसल एक नेगेटिव नोट पर जाकर टिकते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये लूजर्स रहे हैं। आप गौर करेंगे एक्सिस और इंडसइंड। इनफैक्ट आज बजाज फाइनेंस का भी ज्यादा साथ नहीं था तेजी में। सरकारी बैंकों में SBI थोड़ा सा ड्रैग करता हुआ दिखाई दिया है। दूसरी तरफ टाटा स्टील और JSW स्टील में कुछ कुछ बिकवाली के सौदे बनते दिखाई दिए, लेकिन जो पुल बैक ट्रेड था वो क्लियरली अदानी ग्रुप शेयरों ने पहले अपने नाम किया है। पोर्ट और एंटरप्राइजेस दोनों स्टॉक्स में हमने देखा है 6 और 5% की तेजी रिस्पेक्टिवली। हिंडाल्को में अच्छी खासी खरीदारी बनती दिखाई दिया है, 3.5% का मूव, और हम वो रिपल इफेक्ट देख रहे थे हिंदुस्तान कॉपर, नैल्को जैसे ट्रेड्स में भी। हीरो मोटोकॉर्प के लिए एक अच्छा सत्र। ऑयल एंड गैस की जब हमने बात की, उसमें ONGC देखिए, BPCL जैसे ट्रेड्स देखिए, इसमें कुछ रुझान आता हुआ तेजी का। RIL बहुत हल्का पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव में क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। टाटा कंज्यूमर, HUL, ब्रिटानिया के लिए एक अच्छा दिन उभर कर आया है। नेस्ले में तेजी रही, लेकिन कल की जोरदार तेजी के बाद आज ITC कुछ करीब 1% करेक्ट होता हुआ। तो आज का क्लोज आपके लिए 22,151 के लेवल्स पर निफ्टी 50 टिकता हुआ
153 अंकों की बढ़त देखने को मिली है। निफ्टी बैंक 150 पॉइंट इस बीच नीचे रहा। 1000 पॉइंट का इजाफा मिड कैप्स में। लेकर आते हैं अब आपके लिए स्थिति सीधा सौदा की रिटर्न्स की। नीरज और आशीष के बीच का मुकाबला कैसा उभर कर आया है? तो हिंदुस्तान कॉपर 12% भागा, हीरो मोटोकॉर्प 3.5% ऊपर, 3.5% की तेजी ओएनजीसी में और 3.5% तक की तेजी एचपीसीएल में। नीरज के आउट परफॉर्मेंस। आशीष ने क्या कुछ पिक किया था? तो एक मंदी वाला ट्रेड था आईएफएल फाइनेंस। तेजी में इंडिया ह्यूम, सोम डिस्टिलरीज और सायंस जैसे स्टॉक्स पकड़े। इंडिया ह्यूम ऑफ कोर्स 19% ऊपर, अपर सर्किट के काफी करीब। चलिए, तो जैसे तैसे एक दिन बचा निफ्टी बैंक, एक दिन बचा निफ्टी ऑलमोस्ट 20 डे की ट्रैजेक्टरी में आके बंद होता हुआ, लेकिन ये सेशन जैसे तैसे निकल गया। डिफेंसिव्स के नाम रहा, लेकिन कल का दिन याद रखेगा बहुत निर्णायक होगा। नए वीकली कॉन्ट्रैक्ट का कमेंसमेंट है, जिसका कमेंसमेंट हो चुका है निफ्टी बैंक के लिए, लेकिन निफ्टी का होगा निर्णायक इंडेक्स। एक बार फिर से बैंक निफ्टी होगा और निफ्टी आईटी भी, जिसने अपनी भूमिका अहम आज निभा दी। तो एक डिसाइडर सेशन होगा कल का, फ्राइडे का। कल सुबह फिर से मुलाकात होगी हर्षदा, मेरी, नीरज जी की और आशीष की कल सुबह मॉर्निंग कॉल में, और उसके बाद मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार।